नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है यूपीएससी 9 में। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जीएस वर्ल्ड का ये टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट नंबर 14 है। खासकर आरओ एआरओ के लिए बनाए गए थे टेस्ट, बट फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ यूपीपीसीएस की, क्योंकि जो जनरल स्टडीज वाला पार्ट है वो आपके यूपीपीसीएस में भी बखूबी काम आने वाला है दोस्तों। तो उसी लेवल पे ये क्वेश्चन हैं, उसी लेवल पे ये मॉक टेस्ट है दोस्तों। जैसे कि मॉक टेस्ट की बात करूँ दोस्तों, तो मॉक टेस्ट का मतलब हो गया आपका कि आपकी मेजरिंग ऑफ द कंफ्यूजिंग नॉलेज। आप अपनी कंफ्यूजिंग नॉलेज को मेजर करने का एक क्या है, एक तरीके का ये टूल है दोस्तों, मॉक टेस्ट देना। मॉक रहे, मॉकरी मतलब मेजरमेंट ऑफ कंफ्यूजिंग नॉलेज, दैट इज कॉल्ड मॉक। गॉट इट। अब बात करते हैं यूपीपीसीएस का टेस्ट 14 नंबर है और ये 12 अक्टूबर के लिए बहुत ही बखूबी है। जो 12 अक्टूबर आपका अपर पीसीएस होने वाला है। अपर पीसीएस मतलब उत्तर प्रदेश पीसीएस का अपर एग्जाम दोस्तों। मिस करना बहुत ही मुश्किल है, मिस मत कीजिए। बराबर अपना मूल्यांकन, अपना एवेल्यूशन करते रहिए दोस्तों। अगर आप बखूबी से पढ़ रहे हैं तो उसके बाद एक मूल्यांकन करना आपका ज़रूरी है। अगर आप एवेल्यूशन खुद का नहीं कर रहे हैं ना दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को पढ़ने के बाद एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। आप उस खुद को उस कैटेगरी में रख ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप अपनी क्षमता, अपनी एफिशिएंसी, अपनी फ्रिक्वेंसी, अपनी एक्यूरेसी, सारी चीज़ों को बखूबी चेक कर पाओगे, जिससे आप जब एग्जाम में बैठ रहे होगे, जब आप एग्जाम दे रहे होगे, तो आपकी इफिशियंसी मच बेटर सिचुएशन में काम कर रही होगी दोस्तों। समझ रहे हैं आप? तो ये 12 अक्टूबर के लिए यूपीपीसीएस का टेस्ट है और मैं अभी शुरुआत टेस्ट नंबर 1 के हिसाब से करता हूं दोस्तों, जो आपके लिए बखूबी है, आपके लिए अच्छा है दोस्तों। आप टेस्ट नंबर 1 समझें, फुल टेस्ट है। इसमें हालांकि 140 क्वेश्चन हैं, क्योंकि आरओ को लेकर बनाया गया है, लेकिन आप इसको एज ए पीसीएस का टेस्ट लें और जनरल स्टडीज के जो क्वेश्चन हैं ना बखूबी करें। और करने के बाद एक रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में आप अपना आंकड़ा, अपने मार्क्स बताइए। एक्चुअल में हो क्या रहा है, मैं एक बात बताता हूँ आपको। आप लोग पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, रीडिंग एंड रीडिंग हो रही है दोस्तों। आप अपना मूल्यांकन, अपना इवेल्यूशन नहीं कर रहे हैं। आप टेस्ट नहीं लगा रहे हैं। टेस्ट लेके आ जाते हैं आप, ऑनलाइन तो छोड़िए, ऑफलाइन भी लेके आ जाते हैं, पैसे खर्च करके भी ले आते हैं, लेकिन आप उनको लगाते नहीं हो। क्यों? आप उनके रख को बैठ जाते हो। भाई आप मूल्यांकन ही नहीं करोगे, खुद की क्षमता का एनालिसिस ही नहीं करोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है, क्या हो रही है। तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप सीरियस हैं, आप सीरियस स्टूडेंट्स हैं, आप सच में अपने माँ बाप का अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, भाई इवेल्यूशन करो, मूल्यांकन करो, कहीं से भी करो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप यहाँ से करो, कहीं से भी करो, बट करो। दिस इज द रियलिटी बिहाइंड द सक्सेस ऑफ एनी एग्जाम्स। मैं बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, चाहे मॉक की करें आप, चाहे जिसकी भी करें। ठीक है? तो बहुत सारी कहानी होगी आज के लिए, सिनफ। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं दोस्तों। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। ए नंबर एक टेस्ट है, ये 200 मार्क्स का गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही उम्मीदा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन हमेशा से आते जाते रहें, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बखूबी से करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। हमारा मोटिवेशन, हम आपके बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारा बढ़ाइए दोस्तों। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पे। किस घटना ने भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक, यानी कि बात कर रहे हैं पॉलिटिकल कंट्रोल की शुरुआत। क्वेश्चन को हमेशा एक और बात बारीकी से पढ़ा करो, शुरुआत को चिन्हित किया है। हालांकि पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टेब्लिश हुआ था, वो हुआ था 1764 में, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी आपकी प्लासी की लड़ाई में दोस्तों। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला इज द नवाब ऑफ बंगाल। उसका एक सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात की वजह से प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला हार गया। उसके क्या नाम था उसका? मीर जाफर। ऐसे विश्वासघाती काफी टाइम से इंडिया में रहे हैं और हमारे देश की इस तरह की हालत जो हुई है, ऐसे जो गद्दार हैं इनकी वजह से हुई है दोस्तों। ठीक है? वही बक्सर की लड़ाई में पूर्णतः राजनीतिक कंट्रोल मिल चुका था। 1765 में वो क्या है, रॉबर्ट क्लाइव की संधि हुई। पहला एंग्लो मराठा हुआ 1775-82 में। यहाँ पर बताइए कौन सी संधि हुई? सालबाई की संधि हुई दोस्तों 1782 में, बाजीराव फर्स्ट के बीच में और इंग्लिश के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के दोस्तों 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आ चुका था। तो पहले जो गवर्नर जनरल थे दोस्तों वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, क्योंकि 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आया, उसी के बाद इंडिया को स्वतंत्रता की तरफ अग्रसर होना पड़ा। ठीक है? मार्च अगस्त 1947 के रूप में इन्होंने कार्य किया और 15 अगस्त 1947 से 21 जून
1948 तक, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन रहे। उसके बाद आए सी राजगोपालाचारी जो 1948 से 1950 तक रहे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वॉइसरॉय के कार्यकाल में रहा। तो आपको अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड की आपको डेट पता है तो आप इजीली इसको लगा लोगे दोस्तों। जैसे मैं एक तरीका बता देता हूँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों, ठीक है, अमृतसर में हुआ। जनरल डायर ने वहां निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी, हजारों से ज्यादा लोग मारे गए, ठीक है। उस समय 1919 की घटना है ये। तो आपको पता होगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था 1919 में। तो ये कौन रह गया वहां पर, लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय कौन था, वॉइसरॉय था, और मॉन्टेग्यू कौन था, सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है। 1916 से 1921 तक ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड वहां पर वायसराय रहे थे इंडिया में, और इन्हीं के काल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से कौन सी मांग भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने उदारवादियों की नहीं थी दोस्तों, यानी कि दो गुट थे, लिबरल और एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि उदारवादी और एक्सट्रीमिस्ट से, यानी कि उग्रवादी दोस्तों। तो कौन सी मांग नहीं थी इनमें से, विधान परिषदों का विस्तार करना, ये उदारवादियों की मांग थी। ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता, ये भी उदारवादियों की मांग थी, नहीं भाई। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण, ये भी मांग थी। भूमि राजस्व में कमी, ये मांग थी। वो जो है उदारवादी बहुत लिबरल तरीके से, बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, बहुत आदान प्रदान से, एक तरीके से बैगिंग वाली पॉलिसी से वो क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का काम करना चाहते थे। तो ब्रिटिश शासन में जो पूर्ण स्वतंत्रता का मामला था वो इनकी मांग नहीं थी दोस्तों। क्यों, वो मांग थी उग्रवादियों की। उग्रवादी पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज चाहते थे, कौन, उग्रवादी दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। 1927 में निक साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, क्यों किया गया, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप हिट कर लो दोस्तों। 1927 में जो भारत साइमन कमीशन आया और उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था दोस्तों। हाँ, ये सारे सही है। इसने भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा था, नहीं, ऐसा नहीं था, बी वाला था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। बाबरनामा पुस्तक के संदर्भ में क्या विचार करना है दोस्तों। क्या है बाबरनामा, यह मूल रूप से बाबर द्वारा चगताई तुर्क भाषा में लिखी गई है। दूसरा किसमें, चगताई तुर्क भाषा में। यह पुस्तक बाबर के समय के भारत के भूगोल, वनस्पतियों और जीवन को विस्तृत विवरण प्रदान करती है दोस्तों। उनका क्या है, द बुक प्रोवाइडेड डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द जियोग्राफी, फ्लोरा एंड द फौना ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द बाबर्स टाइम, बात सही है। तीसरा अबुल फजल, अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल के दौरान बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया दोस्तों। ये इंडिया मात खा गया, यही गलत हो गया दोस्तों। थर्ड क्या है, रॉन्ग, क्योंकि अकबर के शासनकाल के दौरान अबुल फजल ने क्या किया, अबुल फजल ने नहीं बल्कि इसको अब्दुल रहीम खाने खाना ने, किसने, अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। अबुल फजल ने नहीं, अब्दुल रहीम खाने खाना ने। थर्ड रॉन्ग हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर। फर्स्ट एंड सेकंड राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों। क्या है, संगम साहित्य से रिलेटेड है, बताइए कौन सा क्वेश्चन है। संगम साहित्य की बात करेंगे, संगम साहित्य के बारे में। यह मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था और उत्तर भारत में फला फूला। मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया संगम साहित्य। दूसरा है, साहित्य को अहम यानी कि प्रेम और पुरम यानी कि युद्ध और राजनीति विषयों में वर्गीकृत किया गया है। तीसरा, संगम ग्रंथ चोल, चेर और पांड्यों सहित प्रारंभिक तमिल साम्राज्यों में ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं दोस्तों। कह रहा है इनमें से कौन सा सही है दोस्तों। देखो मैं बात करूं, पहला वाला गलत हो गया क्योंकि संगम साहित्य की रचना तमिल में हुई थी, संस्कृत में नहीं। किसमें, तमिल भाषा में हुई है, तो पहला आपका गलत हो गया। पहला गलत होने से एलिमिनेशन मेथड आपका लग जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। जो ग्रंथ हैं संगम साहित्य के वो अहम और परम युद्ध और राजनीति विषयों में वर्गीकृत हैं, और संगम साहित्य चोल, चेर और पांड्य सहित प्रारंभिक तमिल साम्राज्य में ऐतिहासिक दृष्टि प्रदान करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आनंद मठ पुस्तक के संदर्भ में। यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई थी। इसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। ये बात सही है, आपने बखूबी देखी भी होगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मतलब ऑप्शन दूसरा है, इस पुस्तक ने देशभक्ति गीत वंदे मातरम की शुरुआत की, जो भारत में भारत का राष्ट्र बन गया। क्या बन गया, राष्ट्रगान बन गया दोस्तों। आपको पता होगा वंदे मातरम कोई राष्ट्रगान नहीं बना, राष्ट्रगान हमारा जन गण मन अधिनायक बनाया था, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित है, ठीक है। दूसरा, यह 1770 के बंगाल के अकाल के दौरान, हाँ, बंगाल के अकाल के दौरान की कहानी है, और इसमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ
लड़ने वाले सन्यासियों के एक समूह को दर्शाया गया दोस्तों। ये बात बिल्कुल सही है आनंद मठ के बारे में। तो सेकंड गलत हो गया, 1 और 3 यानी कि बी इज द राइट आंसर। आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा दोस्तों 1882 में लिखी गई थी और इसका भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण प्रभाव दिखा है। वंदे मातरम गीत पेश किया इस उपन्यास ने। यह एक राष्ट्रवादी प्रतीक थी, क्या नेशनलिस्ट प्रतीक बन गया था, भारत के राष्ट्रगीत के रूप में चुना गया था दोस्तों। किसको? वंदे मातरम को, ना कि राष्ट्रगान के दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के विषय में उसके पाठों को आने वाले क्रम में व्यवस्थित करना है, क्या है? नंबर 1 विदेश नीति और कूटनीति, प्रशासन और शासन, आर्थिक नीतियां और सैन्य रणनीतियां। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के निम्नलिखित विषयों के पाठ में आने वाली क्रम में, मतलब कौन क्रोनोलॉजी में लगाना है अर्थशास्त्र को दोस्तों। देखो, पहले प्रशासन और शासन की बात हुई है तो नंबर 2 पहले आ जाएगा। उसके बाद आर्थिक नीतियों की बात हुई है तो नंबर 3 आ जाएगा। 2 और 3 किसमें? तो ए इज द राइट आंसर। उसके बाद आ जाएगा आपका सैन्य रणनीति यानी कि 4, और उसके बाद आपका विदेश नीति और कूटनीति दोस्तों। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र ये राज्य कला पर एक विस्तृत पाठ है। यह पहले प्रशासन और शासन की बात करता है, जैसे नंबर 1 में बात की है। दूसरा बात करता है आर्थिक नीति की, उसके बाद सैन्य रणनीतियां और अंत में विदेशी नीति और कूटनीति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा संगम ग्रंथ 3 प्रमुख तमिल ग्रंथों साम्राज्यों चोल, चेर और पांड्य को सबसे पहला संदर्भ प्रदान करता है दोस्तों? बहुत सिंपल है, यह पट्टू पट्टू दोस्तों। क्या है? पट्टू पट्टू दोस्तों। यह 10 आइडल्स की बात करता है। 10 ये पट्टू पट्टू 10 आइडल्स की ये बात करता है। इसमें तमिल राज्यों, उनके शासकों और उनकी सैन्य विजयों की शुरुआती संदर्भ में बात करता है। भाई तोल्काप्पियम की बात करें, यह एक व्याकरण ग्रंथ है, जबकि शिल्पाधिकारम दोस्तों लिखा गया एक महाकाव्य है। शिल्पाधिकारम क्या है? महाकाव्य है। और तोल्काप्पियम क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है दोस्तों। क्या है? तमिल में लिखा गया व्याकरण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 11 पे दोस्तों क्या है? कल्हण द्वारा राजतरंगिणी के बारे में कौन सा कथन सही है? बखूबी याद पढ़ो कौन सा सही है पूछ रहा है। देखो, यह प्राचीन से मध्यकालीन समय तक कश्मीर के इतिहास को दर्ज करता है। कल्हण की राजतरंगिणी में कश्मीर के शासक कुनान, जो क्या नाम था उनका, कुषाण शासकों की बात की, कनिष्क, उनकी बात की गई दोस्तों। तो राजतरंगिणी 12वीं शताब्दी का, कभी पूछ सकता है। कल्हण द्वारा संस्कृत में लिखा गया कश्मीर का एक इतिहास है, ऐतिहासिक वृत्तांत है। इसमें मुगलों के आगमन से पहले कश्मीर के हिंदू और शुरुआती मुसलमानों का वर्णन है दोस्तों। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नील दर्पण से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर क्रोनोलॉजी में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टाइम पीरियड में व्यवस्थित करना है दोस्तों। क्या है? दीनबंधु मित्रा द्वारा नील दर्पण का प्रकाशन, ऊपर बात कर चुके हैं हम, कब हुई थी। दूसरा, जेम्स लॉन्ग द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद। तीसरा, ब्रिटिश अदालत में जेम्स लॉन्ग का मुकदमा और सजा, जेम्स लॉन्ग। ठीक है, ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ बंगाल में नील विद्रोह दोस्तों। आपको पता होगा भाइयों, 1859 में 60 के आसपास नील विद्रोह नील दर्पण की पृष्ठभूमि पर आधारित है, और ये बंगाल में नील विद्रोह से हुआ 1859 से 60 में दोस्तों। उसके बाद दीनबंधु द्वारा नील दर्पण का हुआ क्या? 1882 के आसपास। वहीं जेम्स लॉन्ग की बात करें, उसके द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ठीक है, दीनबंधु मित्रा ने जो नाटक लिखा भारतीय किसानों पर 1860 में लिखा, 59 में ये बंगाल में नील विद्रोह हुआ। जेम्स लॉन्ग ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसका? दीनबंधु मित्रा और नील दर्पण का। जो नील दर्पण है दीनबंधु मित्रा द्वारा लिखित है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद जेम्स लॉन्ग ने किया। क्वेश्चन कई बार बन सकता है और इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उनको दंडित किया था दोस्तों। आंसर हो गया 4, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आ जाओ। क्या है? त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्राइपार्टेट स्ट्रगल की बात हो रही है। क्या है? ये कन्नौज पर नियंत्रण के लिए प्रत्यार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच एक लंगा संघर्ष था। कौन से प्रत्यार? पाल और राष्ट्रकूटों के बीच दोस्तों। सही है। दूसरा, संघर्ष प्रत्यारों की अंतिम जीत। संघर्ष जो है प्रत्यारों की अंतिम जीत दोस्तों, क्या है? अंतिम जीत के साथ समाप्त हुआ, जिन्होंने अगली 2 शताब्दियों तक कन्नौज पर निर्विवाद रूप से शासन किया था। ये गलत हो गया दोस्तों। पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि प्रत्यार नहीं जीते थे इसमें। कौन जीता दोस्तों? प्रत्यारों की हार हुई। पहला वाला सही है, दूसरा आपका गलत हो गया। इस युद्ध में दोस्तों कौन जीता था? इसमें जीते थे, कौन जीता? संघर्ष 3 राजवंशों का था और इन तीनों को कमजोर कर दिया गया, और बाद में दोस्तों चौहान और गढ़वाल ने कन्नौज पर नियंत्रण कर लिया। किसने? चौहान और गढ़वालों ने। ठीक है, इस प्रकार 2 शताब्दियों तक किसी एक शक्ति ने इस पर निर्विवाद रूप से शासन नहीं किया था, क्योंकि चौहान और गढ़वालों ने इस पर
क्या किया, शासन कर चुके थे दोस्तों। तो पहला गलत हो गया, दूसरा आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 14। हिंद स्वराज के बारे में बात करते हैं। 1909 में गांधी जी के द्वारा उनके विचार दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता, उनमें बात करते हैं 1909। भारत के आर्थिक विकास के लिए औद्योगिकरण आवश्यक है। भाई सिंपल कहानी है, यही सही है। गांधी जी औद्योगिकरण के खिलाफ थे, तो आंसर हो गया ये, बाकी ये सारे सही हैं। पश्चिमी सभ्यता भौतिकवाद पर आधारित है, इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए। आप ये सब सही है, तीनों देख लेना। बाकी ये पहले वाला क्या हो गया, गलत हो गया। 14 का ए आंसर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं। शासक और उनके उल्लेखनीय योगदान की बात हो रही है। इल्तुतमिश की बात करें दोस्तों, जरा कौन से युग्म सही ढंग से मेल खाते हैं। इल्तुतमिश फारसी को आधिकारिक भाषा के रूप में पेश किया गया दोस्तों। इल्तुतमिश ने फारसी को प्रशासन की आधिकारिक भाषा बनाया, बात सही है, ये सही है। अलाउद्दीन खिलजी एकता प्रणाली की स्थापना की। भाई यहाँ कहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने की दोस्तों, अलाउद्दीन ने तो बाजार नियंत्रण प्रणालियाँ शुरू की, सैन्य सुधार लगाए, जबकि जो एकता प्रणाली है वो तो इल्तुतमिश ने शुरू की थी। दूसरा गलत हो गया। फिरोज शाह तुगलक सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। फिरोज शाह तुगलक ने ये काम जरूर किया था दोस्तों। सो आपका तीसरा सही है, 1 और 3 सही है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। फिरोज शाह तुगलक ने सती प्रथा पर कंट्रोल लगाने का पूरा प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 16 पर जाओ। विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको बताना है सही कथन क्या है, कौन से सही है। साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में संत विद्यारण्य के मार्गदर्शन में, ये कौन थे, संत विद्यारण्य उनके संत थे, महंत थे, हरिहर बुक्का ने की थी दोस्तों। हरिहर बुक्का ने 1336 में की थी, मैं बता देता हूँ। शासन मुख्य रूप से शैव धर्म का पालन करते थे ये जो शासक थे विजयनगर, और वैष्णववाद को उनकी संस्कृति पर कोई प्रभाव नहीं था। यह इंडिया मात खा गया, क्योंकि शैव धर्म प्रमुख तो था, लेकिन वैष्णववाद यानी कि जो भक्ति आंदोलन वैष्णववाद का ये रूप है, जैन धर्म और इस्लाम ने भी विजयनगर संस्कृति को प्रभावित किया। कृष्णदेव राय दोस्तों वैष्णव, क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, जो कृष्णदेव राय थे वो वैष्णववाद के अनुयायी थे। कौन, कृष्णदेव राय। तो दूसरा क्या है, गलत हो गया। कृष्णदेव राय के अधीन साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था दोस्तों। 1509 से, मैं बता दूं इनका टाइम पीरियड 1509 से 29 तक का टाइम पीरियड है कृष्णदेव राय का, और इस समय साम्राज्य अपने चरम स्तर पर था। तो आंसर दूसरा गलत होने की वजह से 1 और 3 इज द राइट आंसर। 1 और 3 इज द राइट आंसर दोस्तों। अब आते हैं 17 पे। कथन और कारण है, मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन ने स्थानीय भाषाओं के विकास में मदद की, बात सही है। कई भक्ति संतों ने संस्कृत में अपने भजनों की रचना की, जो आम लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई दोस्तों। बात यहाँ गलत होगी दोस्तों, इसका ए सही है और आर असत्य है। ए सत्य है दोस्तों, ए वाला सत्य है। देखो भक्ति आंदोलन ने क्षेत्रीय भाषाओं के उदय को जन्म दिया, क्योंकि संतों ने स्थानीय भाषा में, जैसे हिंदी है जो लोकल लैंग्वेज थी, मराठी या बंगाली तमिल, उसमें उपदेश दिए, तो ये सही है। लेकिन अधिकांश भक्ति संतों ने स्थानीय भाषाओं का उपयोग किया, ना कि संस्कृत का, जैसे ऊपर बात की, संस्कृत का कोई खास उपयोग नहीं किया। गलत हो गया 8 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। अकबर की धार्मिक नीति के बारे में, उसने हिंदुओं पर जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया, बात सही होगी। उसने दीन ए इलाही को एक सार्वभौमिक धर्म के रूप में स्थापित किया था दोस्तों, बात ये भी सही है। 1582 ये 1582 में दीन इलाही की स्थापना की थी, याद रखना दोस्तों। उसने अपने दरबार में अंतर धार्मिक चर्चाओं का विरोध किया, नहीं, लिबरल आदमी था तो विरोध क्यों ही करेगा, कॉमन सेंस से क्वेश्चन सही हो सकता है। उसने इबादत खाना पूजा का घर के माध्यम से अंतर धार्मिक संवादों को प्रोत्साहित किया, तीसरा हो गया गलत, दोनों सही है। तो आंसर इज ए। उसने जो है दीन इलाही की स्थापना 1582 में की दोस्तों, और वहीं जजिया कर उसने 1564 में समाप्त किया, 64 में, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। क्या है 19, 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन औरंगजेब के क्यों हुआ दोस्तों, कौन पूछा। औरंगजेब के बाद कमजोर उत्तराधिकारी, बात सही है। लगातार युद्धों के कारण वित्तीय दिवालियापन, ये भी बात सही है। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण, ये भी बात सही है। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का उदय, चारों ही सही है दोस्तों इसमें। डी इज द राइट आंसर, क्योंकि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके जितने भी उत्तराधिकारी थे सब बिल्कुल विफल रहे, बहुत कमजोर थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। इस सभ्यता में एक सुनियोजित जल निकासी प्रणाली और ग्रिड पैटर्न शहर का लेआउट था, सही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो केवल 2 प्रमुख शहरी केंद्र थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 प्रमुख शहरी केंद्र थे, बात ऐसी नहीं दोस्तों, और भी थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को छोड़। सिंधु लिपि को समझा जा चुका है, भाई किसने समझ लिया, और यह संस्कृत से समझ, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। सेकंड और थर्ड गलत होगी दोस्तों, आंसर इज ए। मैं बता दूं सिंधु घाटी जो है उसमें दोस्तों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अलावा धौलावीरा, कालीबंगन, लोथल और राखीगढ़ी भी शामिल है, ठीक है।
सिंधु लिपि को आज तक समझा नहीं जा सका है और संस्कृत के साथ इसका कोई स्पष्ट संबंध स्थापित हुआ नहीं है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। उत्तर वैदिक काल में महाजनपद नामक प्रादेशिक राज्यों का उदय हुआ। प्रारंभिक वैदिक काल की जनजातीय राजनीतिक व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत राजतंत्र में बदल गई। यहाँ पे बात जम गई दोस्तों, यहाँ पे बात जम गई। ए सही है और स्पष्टीकरण है कि उत्तर वैदिक काल में जैसे लोहे का जन्म हुआ, लोहे का जो मतलब लोहा आ चुका था, लोहे की खोज हो चुकी थी, ठीक है। तो 1600 से करीब 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है उत्तर वैदिक काल। महाजनपद जो है जैसे कि 600 ईसा में 16 महाजनपदों का उल्लेख है बौद्ध धर्म और जैन धर्मों में भी। तो महाजनपद नामक प्रादेशिक राज्य उदय हो गए थे। प्रारंभिक वैदिक काल को जनजातीय राजनीतिक व्यवस्था उत्तर वैदिक काल के वंशानुगत, हाँ हेरिडेटरी बना चुके थे ये। ऋग्वैदिक में हेरिडेटरी नहीं थी लेकिन इसमें हो चुकी, तो आंसर इज ए, ठीक है। राजा शक्तिशाली हो गया था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अशोक के धम्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक धार्मिक सिद्धांत था जो बौद्ध धर्म को राज्य धर्म के रूप में बढ़ावा देता था। भाई बौद्ध धर्म को राज्य के रूप में बढ़ावा देता था ऐसा नहीं है, क्योंकि धार्मिक सिद्धांत तो था। अशोक का धर्म कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं था, ना ही धर्म को राज्य के रूप में लागू करने का प्रयास था। यह एक टॉलरेंस नीति थी, सहिष्णुता वाली, प्यार वाली, करुणा वाली, कॉम्पेशन वाली, कल्याण वाली, वेलफेयर वाली, ठीक है। इसलिए पहला गलत हो गया, एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ, सेकंड और थर्ड राइट। इसने सामाजिक नैतिकता यानी कि सोशल मोरल, सहिष्णुता, टॉलरेंस और अहिंसा, नॉन वायलेंस पर जोर दिया, क्योंकि कलिंगा के युद्ध के बाद अशोक को बहुत कुछ मालूम पड़ गया था। इसे पूरे साम्राज्य में चट्टानों और स्तंभों पर उत्कीर्ण जो शिलालेख हैं उसके माध्यम से प्रचारित किया गया था, यानी कि इट वाज प्रोपगेटेड थ्रू एडिक्ट्स एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स थ्रू आउट द एम्पायर। दोस्तों सेकंड और थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। धम्म नीति, आचरण, अहिंसा, सभी धर्मों के प्रति सम्मान, सामाजिक सद्भाव, ठीक है, ये सब बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ दो। गुप्ता की बात हो रही है, गुप्ता काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है? कालिदास, आर्यभट्ट और बारहमियर इस समय के दौरान फले फूले। दोस्तों कालिदास, आर्यभट्ट और बारहमियर, दोस्तों कालिदास किसके उसमें थे ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य के दरबार में थे कालिदास। गुप्तों ने भारत में सबसे पहले ज्ञात चांदी के सिक्के जारी किए। गुप्तों से पहले चांदी के सिक्के मौजूद थे, इसलिए इन्हें, क्योंकि इंडो यूनानी और कुषाण ने पहले जारी किया था, इसलिए दूसरा गलत हो गया। और सबसे ज़्यादा जो सोने के सिक्के जारी करने का जो साक्ष्य मिलता है वो गुप्तों ने, तो सबसे ज़्यादा सोने के साथ सिक्के जारी किए गुप्तों ने, उसके बाद कुषाणों ने, ठीक है। तो दूसरा गलत हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने, नहीं भाई, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम के शासन के दौरान हुई थी। किसके? कुमारगुप्त के, ना कि चंद्रगुप्त। थर्ड भी गलत हो गया, आंसर इज ए। दोस्तों आंसर इज ए। क्या है? आंसर इज ए। जो कालिदास थे वो संस्कृत के साहित्यकार थे, आर्यभट्ट गणित और खगोल विज्ञान, बारहमियर खगोल विज्ञानी थे। ये सब फले फूले गुप्ता काल में, तभी गुप्ता काल से रिलेटेड मेंस में भी क्वेश्चन आ जाता है। निम्नलिखित मंदिर शैलियों को उनके स्थान के साथ मैच करना। भाई नागर शैली की बात करें, नागर शैली जो है ये उत्तर भारत में है। सूर्य मंदिर जो कोणार्क है, कहाँ पर है ये? कोणार्क उड़ीसा में, ये सही है, ठीक है, सही है। द्रविड़ शैली जो बृहदेश्वर मंदिर है तंजावुर में, ये भी सही है। बेसर शैली खजुराहो मंदिर में, दोस्तों यहाँ गलत है, क्योंकि जो नागर शैली है उत्तर भारत में वहाँ घुमावदार शिखर है और बिना चार दीवारी के इसकी विशेषता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर इसकी साधारण है। भाई बेसर शैली जो है ये दोनों नागर और द्रविड़ का मिश्रण थी, इसलिए खजुराहो के जो मंदिर है वो नागर शैली में है, बेसर में नहीं। तो थर्ड गलत हो गया, फर्स्ट और सेकंड इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 पाओ। चिपको आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह उत्तराखंड तब उत्तर प्रदेश हुआ करता था क्योंकि 2009 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया, समझ रहे हैं। शुरू किया गया था एक वन संरक्षण आंदोलन है, सही है। यह आंदोलन बिश्नोई समुदायों की पेड़ों की रक्षा करने की परंपरा से प्रेरित था, सही है। इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जो कि पर्यावरणविद हैं उत्तराखंड के, उनके द्वारा किया गया था। तीनों ही सही है, आंसर डी इज द राइट आंसर। चिपको आंदोलन दोस्तों मैं बता दूं 1973 में जब केशवानंद भारती केस आया, इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं बस याद करने के लिए बता रहा हूँ। तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, उस समय वनों की कटाई को रोकने के लिए एक अहिंसक नॉन वायलेंट आंदोलन था दोस्तों, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मानव पर्यावरण पर। 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन किस अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण निकाय के निर्माण का नेतृत्व करता है दोस्तों? कौन सा है? 26 का।
आपको पता होगा यूएनईपी दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम को 1972 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो मुख्यालय है नैरोबी केन्या में है। क्वेश्चन नंबर 27 पे साइलेंट वैली आंदोलन किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र के विनाश को रोकने के लिए एक अभियान था दोस्तों, बताइए। सदाबहार वर्षावन जो कि वेस्टर्न घाट में है। तो जो साइलेंट वैली आंदोलन है 1978 से लेके 86 तक केरला में चला, पर्यावरण से रिलेटेड था। तो वहाँ ये उद्देश्य था कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावनों को जल विद्युत, जो वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना चली थी, उनके हिसाब के लिए काटा जा रहा था। ठीक है, 1984 में साइलेंट वैली नेशनल पार्क का निर्माण किया गया था। कब? 1984 में। इसलिए ये सदाबहार वर्षावन को काटने से था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 पर किस पर्यावरणीय मुद्दे को संबोधित करने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे दोस्तों? ये ओजोन परत का संरक्षण 1987 का, और ये सबसे सफल पर्यावरणीय समझौतों में से एक माना जाता है। 1992 का रियो अर्थ समिट में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समझौते अपनाए गए थे दोस्तों? कौन से अपनाए गए थे बताइए। जैविक विविधता पर सम्मेलन यानी कि सीबीडी, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, यूएनएफसीसीसी की बात हो रही है दोस्तों। क्योटो प्रोटोकॉल को नहीं अपनाया गया था क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल बाद में आया 1997 में, दूसरा नहीं है। और सीबीडी और ये दोनों अपनाए गए थे, यानी कि 1 और 2 इज द राइट आंसर। ये रियो अर्थ समिट का मामला था जिसमें सीबीडी और यूएनएफसीसीसी को अपनाया गया था दोस्तों। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जलवायु कार्रवाई के लिए कौन सा प्रमुख सिद्धांत पेश किया इसने? कौन सा प्रमुख सिद्धांत पेश किया इन्होंने? कौन सा किया दोस्तों? 30 की बात हो रही है आपको। सामान्य लोक विभेदित जिम्मेदारी दोस्तों, क्या है? सीबीडीआर। क्या है? कॉमन, ठीक है, कॉमन बेस डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। क्या है? सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीबीडीआर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल में। इसके तहत पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी, ये एक बाइंडिंग था, बाइंडिंग जलवायु समझौता था जो सीबीडीआर यानी कि जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवधारणा पेश की, जिसकी अर्थ है कि विकसित राष्ट्र जो डेवलप हो चुके हैं वो अपने उत्सर्जन में कमी के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, अधिक जिम्मेदारी लेंगे, और जो डेवलपमेंट जो हो रहे हैं वो क्या कम लेंगे जिम्मेदारी। तो सीबीडीआर की जो प्रस्तावना आई थी वो क्योटो प्रोटोकॉल में 1997। अब आते हैं पेरिस समझौता 2015 का प्राथमिक लक्ष्य क्या है दोस्तों? सिंपल कहानी है कि वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सी से नीचे रखना है, इसे 1.5 डिग्री सी तक सीमित रखने का प्रयास करना है। 2015 में हुआ था दोस्तों ये, और इसमें एनडीसी जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए राष्ट्र स्तर पर निर्धारित योगदान जो कि एनडीसी का है, नेशनली डिटरमाइंड जो कॉम्बिनेशन है, नेशनली डिटरमाइंड कमीशन, उसको बढ़ावा देना है, कॉम्बिनेशन, सॉरी गाइस। अब आते हैं नेक्स्ट 32 पे। भारतीय हरित हाइड्रोजन नीति 2022 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देना है? 32 की बात हो रही है दोस्तों। नवीनीकरणीय ऊर्जा सोर्स का उपयोग करके हाइड्रोजन का उत्पादन, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी, और 2040 तक शुद्ध शून्य कार्बन, नहीं भाई 2070 का टारगेट है। ऐसे डेटा कई बार आते हैं कंफ्यूज, तो थर्ड गलत हो गया, ए इज द राइट आंसर। इसका उद्देश्य है कि 2070 के लिए ये टारगेट निर्धारित है। अब आते हैं 33 पे, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी जीवित जीवों के लिए विशेषता नहीं है? जो जीवित हैं, जो इनके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वृद्धि और विकास, प्रजनन, उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता, मृत्यु के बाद भाई मृत्यु के बाद, डेथ के बाद जो डिके होता है उसका कोई विशेषता नहीं है दोस्तों, है क्या? नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित पौधों के समूह को उनकी विकासात्मक जटिलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए दोस्तों। इनकी जो डेवलपमेंट, जो इवोल्यूशनरी कॉम्प्लेक्सिटी है उसके हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में दोस्तों मैं बात करूं। पहले होते हैं ब्रायोफाइट्स, मांस और लिवर वॉट्स होते हैं ब्रायोफाइट्स, जैसे गैर संवहनी पौधे, विकास में सबसे सरल होते हैं ये। तो पहले पे आ गया एक। उसके बाद आते हैं टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो होते हैं फर्न, पहले संवहनी पौधे फिर बीजाणुओं के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं, जो सीड्स होते हैं। तो पहले आ गया 3। उसके बाद होता है दोस्तों जिम्नोस्पर्म्स। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो बीज यानी कि सीड से प्रोड्यूस होते हैं लेकिन बिना फूलों के, जिन्हें जिम्नोस्पर्म कहते हैं। आ गया 4। और होते हैं एंजियोस्पर्म्स, जो फूल वाले पौधे होते हैं, सबसे विकसित फलों और फूलों के लिए दोस्तों। 1 3 4 2 इज द राइट आंसर, यानी कि ए इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित भागों में उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें भोजन उनसे होकर गुजरता है। ठीक है, देखते हैं। पहला है एस्फेगस। ठीक है, क्या है? एस्फेगस। दोस्तों एस्फेगस होती है अन्न प्रणाली, भोजन सबसे पहले मुंह के बाद अन्न प्रणाली में ही जाता है, जैसे एस्फेगस गले के बीच में होती है जहाँ कंठ होता है उसके आसपास। तो पहला हो गया एस्फेगस।
गॉट इट। उसके बाद होता है पेट, और हमारा जो एस्पेगस है पेट, जो कंठ है सीधे पेट से जुड़ा होता है, क्योंकि छोटी आंत बड़ी आंत नीचे है हमारे पेट के नीचे। फिर आ गया 4। उसके बाद दोस्तों आती है छोटी आंत। पहले छोटी आंत है 1 4 2, ठीक है, छोटी आंत होती है। और छोटी आंत पोषक है, अवशोषण करती है पोषकों का, न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। उसके बाद बड़ी आंत में जाता है, किसमें 3 में, 1 4 3 2, यानी कि बी इज द राइट आंसर। और जो बड़ी आंत है वो क्या है, अपशिष्ट उत्सर्जन से पहले बड़ी आंत से होकर खाना गुजरता है और यहाँ बड़ी आंत में पहुंच जाता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। कोशिका सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन गलत है? सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, गलत पूछा, ये सही है। कोशिका जीवन की मूल इकाई है, सही है। सभी कोशिकाओं में एक नाभिक होता है, यहाँ गलत होगी, सभी कोशिकाओं में नहीं होता है। सभी कोशिकाओं में जैसे जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जैसे बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक है दोस्तों। उसमें क्या है, आनुवंशिक पदार्थ लेकिन उसमें आनुवंशिक होता है, नाभिक नहीं होता है। वो इसमें जेनेटिक तो होता है मटेरियल, बट उसमें नाभिक नहीं होता है। सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, यही बात सही है। सो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रकाश संश्लेषण के लिए रासायनिक समीकरण का सही ढंग से दर्शाता है? दोस्तों ये आपका 6 पार्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 पानी के, फिर प्रकाश, उसके बाद बनता है ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन। C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है और ऑक्सीजन की परिवर्तित होता है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और प्रकाश मिलकर, ये याद रखना, 6CO2 प्लस 6H2O प्रकाश, और C6H12O6 और 6O2। क्वेश्चन नंबर 30 पे जाओ। मानव रक्त परिसंचरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? फुफ्फुसीय धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं, भाई गलत है। बायां वेंट्रिकल फेफड़ों में ऑक्सीजन रहित रक्त पंप करता है, ये भी गलत है। धमनियां आमतौर पर रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं। जो आर्टरीज हैं वो हृदय से क्या करती हैं, हार्ट से पंप करके दूर, कहाँ, लिवर की और उधर लंग्स वगैरह में ले जाती हैं। धमनियां हमेशा रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त ही ले जाएं। जैसे फुफ्फुसीय धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है, वहीं सिराएं जो हैं आमतौर पर रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं, लेकिन हमेशा ऑक्सीजन युक्त नहीं होता, ठीक है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 39। विकास के सिद्धांत में अनेक योगदान के क्रम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों को व्यवस्थित करना है। विकास के क्रम में देखो, चार्ल्स डार्विन, देखो मैं सबसे पहले लेमार्क की बात करूंगा, जैन बैप्टिस्ट लेमार्क, क्योंकि लेमार्क ने आपको लेमार्क ने दोस्तों उपयोग और अनुपयोग, जो लेमार्क का सिद्धांत है, जैसे उन्होंने बताया था कि जेब्रे की गर्दन बड़ी होने का है कि वो पेड़ पौधे ऊपर थे तो अपनी गर्दन से ऊपर लंबा करके खाता था, इसलिए क्या है उसकी गर्दन लंबी हो गई। तो जैन बैप्टिस्ट जो लेमार्क थे ये 1809 में थे। सबसे पहले ने उपयोग और अनुपयोग लेमार्क का सिद्धांत प्रस्तावित किया। उसके बाद आए मेंडल, ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकी और आनुवंशिकता की खोज की, जो कि मटर के पौधे पे था 1859 में, सॉरी 1859 में। उसके बाद आए वॉलेस, अल्फ्रेड वॉलेस, इन्होंने स्वतंत्र रूप से डार्विन के समान विचार विकसित किए। उसके बाद आए डार्विन 1859 में, कब आए 1859 में, और मेंडल आए 1865 में, ग्रेगर मेंडल आए 1865 में, दोस्तों 65 में ही आए दोस्तों। तो कौन सा आंसर सही हो गया, ए 2413, यानी कि 3 लास्ट में, अल्फ्रेड वॉलेस जो है लास्ट में है, जो 1858 में आए दोस्तों, ठीक है, 1858, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। पदार्थ की अवस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पदार्थ की जो अवस्था है कौन सा सही है दोस्तों? देखो, ठोस पदार्थ का आकार और आयतन मजबूत अंतर आणविक बलों के कारण निश्चित होता है, बात सही है, यानी कि सॉलिड हैव द डेफिनेट शेप एंड द वॉल्यूम ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दोस्तों, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं 41 पे। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण टेक्निक सबसे उपयुक्त है? दोस्तों सभी को पता है वाष्पीकरण, एवापोरेशन सबसे ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। वाष्पीकरण का उपयोग घुलनशील ठोस पदार्थों जैसे नमक को तरल पदार्थों से अलग करने में किया जाता है। समुद्री जल को गर्म किया जाता है और पानी वाष्पित, यानी कि जो होता है एवापोरेट हो जाता है वाटर, इससे नमक पीछे रह जाता है, क्या, सॉल्ट पीछे रह जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्या है, निम्नलिखित धातुओं को उनकी अपक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में लगाना है, बताइए दोस्तों, सबसे कम, उसके बाद देखो, सोना सबसे कम अपक्रियाशील धातु है, तो 2 नंबर 1 पे, 2 जिस पे है वो सब इसको एलिमिनेट कर दो, यही बचा। सोने के बाद दोस्तों मैं बात करूं तो लोहा सबसे कम, सोने के बाद लोहा सोने से अधिक अपक्रियाशील है, लेकिन मैग्नीशियम से कम है, तो 3।
उसके बाद मैग्नीशियम अत्यधिक अपक्रियाशील है लेकिन फिर भी सोडियम से कम है, 2-3 चेयर है। क्यों भाई? सोडियम सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये तो सोडियम जो है आपका पानी से इसको कैरोसिन में रखा जाता है, हवा से क्रिया करके भी एक्शन ले लेता है, समझ रहे हैं? तो सोना, लोहा, मैग्नीशियम और सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, फिर लोहा, फिर सबसे कम सोना। 43 निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक अम्लीय विलयन में लाल और क्षारीय विलयन में नीला हो जाता है? अम्लीय विलयन में यानी कि जो एसिडिक होता है उसमें रेड हो जाएगा, और जो क्षारीय होगा, क्षारीय जो होगा उसमें एल्कलाइन, जिसमें क्या हो जाएगा वो नीला, ब्लू हो जाएगा दोस्तों। तो यह है आपका लिटमस पेपर। लिटमस पेपर दोस्तों, लिटमस पेपर एक सामान्य सूचक है, इंडिकेटर है जो अम्ल में लाल और क्षार में नीला हो जाता है। वही मिथाइल ऑरेंज की बात करें जो ए है दोस्तों, ए ऑप्शन पर मिथाइल ऑरेंज, ये अम्ल में लाल और क्षार में पीला हो जाता है, याद रखना, क्षार में ये पीला हो जाता है मिथाइल ऑरेंज, क्षार में पीला येलो, ठीक है। वहीं फेनेप्थोफिलीन की बात करें, फेनेप्थोफिलीन की बात अगर हम करें इसकी, फेनेप्थोफिलीन अम्ल में रंगीन है क्योंकि अगर आप अम्ल में इसको मिलाओगे तो ये रंगीन हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? ये फेनेप्थोफिलीन अम्ल में क्या हो जाता है? रंगहीन, और क्षार में गुलाबी, और हल्दी क्षार में लाल हो जाती है, क्षार में मिलाओगे तो लाल, लेकिन अम्ल में ये पीली हो जाती है, अम्ल में ये येलो रहती है। कौन? हल्दी दोस्तों, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया आप। देखो मैं एक बार और बताता हूँ, आप लिटमस पेपर को अगर आप अम्लीय विलयन में डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रेड, ठीक है, और वहीं क्षारीय विलयन में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। वहीं आप मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे दोस्तों अम्ल में तो वो रेड हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज की बात कर रहा हूँ, और क्षार में डालेंगे तो येलो हो जाएगा। वहीं जो फेनोल्फ्थलीन है, फेनोल्फ्थलीन, इसको अम्ल में डालेंगे दोस्तों तो ये रेड हो जाएगा, और क्षार में डालेंगे तो ये गुलाबी हो जाएगा, कैसा? पिंक, ठीक है, पिंक हो जाएगा। वहीं अगर आप हल्दी को दोस्तों अम्ल में डालेंगे, हल्दी को क्या है? अम्ल में डालेंगे तो ये येलो हो जाएगी, और क्षार में डालेंगे तो रेड हो जाएगी, समझ रहे हैं आप? अम्ल में येलो हो जाएगी हल्दी, और क्षार में डालेंगे तो रेड। ये क्वेश्चन हमेशा से आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन हमेशा से आ जाते हैं और अब कन्फ्यूजन ना होना, इसलिए इसको मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 44 की जाते हैं। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? ऑक्सीकारक प्रतिक्रिया। क्या है? ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडेशन से ही लोहे में जंग लगता है दोस्तों, जिसमें वहाँ पे आयरन ऑक्साइड जैसे होता है Fe2O3.H2O बनता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की प्राप्ति या इलेक्ट्रॉन की हानि शामिल है दोस्तों। वहीं अपघटन की प्रक्रिया की बात करें, अपघटन में अभिक्रियाओं में यौगिक टूटते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में आयनों का आदान प्रदान होता है, तथा उदासीनीकरण अभिक्रियाएं अम्लों और क्षारों के बीच होती हैं। उदासीन क्या है? अम्लों और क्षारों के बीच होती हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन गैर संपर्क बल का उदाहरण है? कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? चुंबकीय बल की बात हो रही है, समझ गए, गॉट इट। निम्नलिखित में से गैर संपर्क बल यानी कि द फॉलोइंग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये आपका चुंबकीय बल दोस्तों इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय बल वस्तुओं के बीच भौतिक संपर्क के बिना कार्य करता है। कौन सा? चुंबकीय बल दोस्तों, ठीक है। घर्षण बल सामान्य बल के संपर्क के माध्यम से घर्षण करता है। घर्षण बल जब लगता है, जब आप चल रहे हो तो आपका पृथ्वी के प्रति आपका जो है बॉडी जब फोर्स लगेगी तब आप चलोगे, अगर उस पर ग्रीस या कुछ ऑयल डाल दोगे तो आप फिसलोगे, तो घर्षण बल वहाँ काम करता है। सेम सामान्य बल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, यदि कोई कार 3 घंटे में 120 किलोमीटर की यात्रा करती है तो इसकी औसत गति, सिंपल है यार, डिवाइड कर दो, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक व्यक्ति स्थिर बस में खड़ा है, याद क्वेश्चन को समझो, एक व्यक्ति स्थिर बस में खड़ा है, जब बस अचानक आगे बढ़ने लगती है तो व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। न्यूटन के किस नियम से यह स्पष्ट होता है? यह घटना स्पष्ट होती है न्यूटन के किस नियम से? घटना की बात हो रही है भाई, सिंपल है, न्यूटन का पहला नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। जब बस अचानक चलने लगती है तो शरीर तो क्या है? शरीर उसी स्थान में स्थिर होता है। शरीर क्या है? गति में कोई परिवर्तन का विरोध करता है जिससे वो पीछे की ओर गिरता है, क्योंकि बस तो मूव है और शरीर क्या है? स्थिर है, एस्टेब्लिश है दोस्तों, इसलिए शरीर पीछे की ओर चला जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा एक खींची हुई रबर बैंड में संग्रहित होती है दोस्तों? ये होती है स्थितिज ऊर्जा। स्थित ऊर्जा आपके दोस्तों, आपके रबर बैंड में स्प्रिंग्स होती हैं, उसमें इन सब में क्या है? क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। चाबी घड़ी की उसमें भी। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री बिजली की अच्छी संवाहक है?
कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है लकड़ी, रबर, चांदी और कांच। कौन सी? चांदी दोस्तों। कंडक्टर क्या है? चांदी बिजली की सबसे अच्छा संभाग है क्योंकि इसमें कम विद्युत प्रतिरोध होता है और इलेक्ट्रॉनों का स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। भारत में उनके ऐतिहासिक प्रभुत्व के क्रम में निम्नलिखित आर्थिक क्षेत्रों को व्यवस्थित करना है। उनके ऐतिहासिक प्रभुत्व यानी कि हिस्टोरिकल डोमिनेंस के क्रम में दोस्तों देखो, सबसे पहले भाई मैं बात करूं तो स्वतंत्र भारत के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक सुधारों का औद्योगिकरण किया गया 50 से 80 के दशक में, लेकिन औद्योगिकरण से पहले कृषि क्षेत्र जो था सबसे नंबर 1 पे था, तो मैं कहूँगा दूसरा। उसके बाद था आपका औद्योगिक क्षेत्र आया, क्योंकि सेकंड क्षेत्र औद्योगिक बना जब जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जितनी भी थी 50 से लेकर 80 तक, उसके बाद और भी जो जितने भी लीडर आए, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, इन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा ताकत लगाई औद्योगिकीकरण करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइज करने की। उसके बाद आया सर्विस सेक्टर। तो 2, 3, 1 इज द राइट आंसर। सो नाउ आंसर इज 1। भारत में गरीबी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग संकेतक के रूप में नहीं किया जाता? कैलोरी सेवन, मासिक प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी, विकास दर, शिक्षा स्तर। आपको सबको पता है कि जीडीपी की विकास दर को भाई हम अपने किसी भी संकेतक में गरीबी को मापने में नहीं करते हैं, क्योंकि जो गरीबी नापी जाती है वो कैलोरी सेवन, मासिक प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा स्तर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं को उनके काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है, उनको टाइम पीरियड में लगाना है। हरित क्रांति की शुरुआत, देखो हरित क्रांति की शुरुआत 66 के दशक में 1966-70 के आसपास हुई। ठीक है, पहली बारी पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब हुई? 50 से 51 से 56 में। राजीव गांधी सरकार के तहत भारत में आईटी क्षेत्र का विकास 1980 के आसपास। एलपीजी 1991। लगा दो अब यार, आंसर इज क्या है? 3124। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में 1969 में निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग सुधार हुए दोस्तों? कौन से हुए? 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया दोस्तों। कितना? ए इज द राइट आंसर। सुधार जो है 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सेबी की स्थापना हुई कब? ये 1988 में। वहीं जीएसटी जो है 2017 में पेश किया गया और विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन कब किया गया? 2016 में। भूल गए आप सब लोग, डिमोनेटाइजेशन 2016 में। पृथ्वी के निर्माण में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पृथ्वी के निर्माण में कौन सा कथन सही है? पृथ्वी का निर्माण ब्रह्मांडीय धूल और गैसों से 13.8 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। नहीं भाई, 4.6 बिलियन वर्ष पृथ्वी का निर्माण हो चुका है। ये तो यूनिवर्स का हुआ, ब्रह्मांड का। पृथ्वी का निर्माण ये सही है, बी इज द राइट आंसर। पृथ्वी का निर्माण सूर्य पर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ था? नहीं, बिग बैंग थ्योरी। पृथ्वी अपने निर्माण के बाद से वैसी ही वैसी है? नहीं, चेंजिंग आ रहे हैं। सो बी इज द राइट आंसर। अक्षांश और देशांतर के बारे में कौन सा कथन सही है? भूमध्य रेखा अक्षांश की सबसे लंबी रेखा है। द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड। कड़ाके की बात है, ए इज द राइट आंसर। भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री है दोस्तों, वो सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, क्योंकि ये पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में बांट देती है इस तरीके से, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक, ये नॉर्थ। प्रधान मध्याह्न रेखा तो 0 डिग्री देशांतर भारत से नहीं, प्रधान मध्य 0 डिग्री देशांतर ऐसे। ठीक है, ग्रीनविच से जो है यूके के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, पृथ्वी की गति के संबंध में है। पृथ्वी के घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के घूमने के कारण दिन रात होते हैं, बात सही है। पृथ्वी की परिक्रमा मौसमी परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार है, यही बात सही है। पृथ्वी का अच्छे झुकाव पूरे वर्ष स्थिर रहता है, नहीं। पृथ्वी का अच्छे झुकाव पूर्व गमन यानी कि पूरी तरह से स्थिर नहीं है, उसके कारण थोड़ा बदलता रहता है, तो तीसरा गलत हो गया। तो आंसर इज ए। आंसर इज ए। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर की सीमा पर नहीं है? भाई भूमध्य सागर की सीमा पर नहीं है। इजराइल, लेबनान, जॉर्डन, मुर्दान। ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है। कौन सा नहीं बताइए? देखो, लेबनान है, इजराइल भी है, बट जॉर्डन और सूडान है क्या? नहीं, जॉर्डन नहीं है और सूडान भी नहीं है। सूडान क्या है? अफ्रीका में है, इधर नीचे पड़ता है अफ्रीका वाले में। ठीक है, ये हैं इस तरीके से, शायद मिस्ट करके है कुछ, नहीं ये मिस्ट उसके लिए नहीं। आंसर इज डी। अब आते हैं महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का प्रस्ताव किसने किया? अल्फ्रेड वैगनर। बी इज द राइट आंसर। क्या है? बी। अल्फ्रेड वैगनर ने दोस्तों 1912 में
यह प्रस्ताव किया कि सभी महाद्वीप जो है पेंजिया नामक एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे। पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था, वहीं पेंथालासा एक सुपर क्या था, पेंजिया और पेंथालासा दो थे जो एक तरीके से पेंजिया को घेरे हुआ था। पेंजिया दो भागों में टूटा, गोंडवाना लैंड और बताइए गोंडवाना लैंड और लॉरेंसिया दोस्तों, लॉरेंस लैंड दोस्तों, ठीक है। तो हैरी हेस के बाद में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत विकसित किया। कौन सा? हैरी हेस ने प्लेट टेक्टोनिक। गॉट इट। अब आते हैं 59 पे। क्या है 59? देखो 59 में निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा गर्म है? गर्म और ठंडी धाराएं होती हैं लेब्राडोर, पेरू, गल्फ स्ट्रीम, कैलिफोर्निया। सबको पता है गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा है। हम लेब्राडोर, पेरू और कैलिफोर्निया कैसी हैं? कोल्ड करंट है दोस्तों। लेब्राडोर, पेरू कैसी हैं? कोल्ड। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की, किसकी? ये अटलांटिक ओशन की, अटलांटिक महासागर की एक गर्म धारा है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उनके निर्माण में क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन सी सबसे पुरानी है, कौन सी नहीं? देखो अरावली सबसे पुरानी है दोस्तों 4, क्योंकि अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत है और प्री कैम्ब्रियन टाइम की है। उसके बाद आएगा अपलेशन। 4 और 2 हो गया दोस्तों। अब 4 और 2 किस में? ए में। 4, 2, 3। उसके बाद रॉकी बन गया। उसके बाद हिमालय। हिमालय न्यू वलित पर्वत है। अपलेशन यानी कि पैलेजोइक युग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, रॉकीज 70 मिलियन वर्ष पूर्व मेसोजोइक, और हिमालय सेनोजोइक। सेनोजोइक मतलब सैन मतलब नया 50 मिलियन वर्ष पूर्व दोस्तों, ठीक है। यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो 90 डिग्री पूर्वी ईस्ट में देशांतर पर समय क्या होगा दोस्तों? 6 PM होंगे। कितना? 6 PM। 20 द राइट आंसर, क्योंकि इसमें 6 घंटे ऐड कर दिए जाएंगे 90 डिग्री ईस्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित स्वदेशी जनजातियों को उनके ऐतिहासिक अस्तित्व यानी कि सबसे पुराने से सबसे युवा के आधार पर व्यवस्थित करिए। अगर आपको सबसे युवा पता है या सबसे पुराना पता है तो बता दो, लिख जाएगा। सिंपल है दोस्तों। सबसे जो युवा है, सबसे पुराना है, वो है आपका एबोरिजिनल्स। एक किसमें? बाकी एलिमिनेट हो गए। सबसे पुराने एबोरिजिनल्स जो ऑस्ट्रेलिया में पाए गए। उसके बाद आते हैं दोस्तों मसाई जो अफ्रीका में पाए गए, यानी कि एबोरिजिनल्स जो आदिवासी थे 50,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में प्रवासित हुई, तो एक आ गया। उसके बाद बात करें तो कौन? नेटिव अमेरिकन आए, उत्तरी अमेरिका वाले, जो करीब 20,000 वर्ष पहले आए बेरिंग जलडमरू, बेरिंग जो स्टेट है उसके माध्यम से एशिया में पलायन कर गए। उसके बाद मसाई आए, तो 1, 4, 3 और 2, यानी कि जो इन्यूट हैं वो आर्कटिक निवासी हैं 3,000 वर्षों के आसपास। वहीं मसाई जो पूर्वी अफ्रीका की जनजाति है वो 5,000 के आसपास। तो 1, 4, 3, 2 इज द राइट आंसर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित सुपर कॉन्टिनेंट को उनके अस्तित्व के कालक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पुराना से सबसे युवा। देखो अभी मैं ऊपर बात ही कर रहा था, सबसे पुराना था क्या? पेंजिया, गोंडवाना, रोडिनिया, लॉरेंसिया दोस्तों। देखो मैं बात करूँ सबसे जो पुराना था दोस्तों वो था रोडिनिया। जो रोडिनिया था करीब 1.1 बिलियन वर्ष पुराना था। जो नियो प्रोटेरोजोइक युग में सबसे पुराना सुपर कॉन्टिनेंट था रोडिनिया दोस्तों, जिसमें 3 है वो एलिमिनेट कर दो, बचे ए और बी। उसके बाद आया दोस्तों रोडिनिया के बाद आया पेंजिया, तो मैं बात कर रहा था पेंजिया आया दोस्तों 335 मिलियन वर्ष पूर्व पैलेजोइक युग में सुपर कॉन्टिनेंट। वो उसके बाद गोंडवाना और लॉरेंसिया में टूट गया। तो गोंडवाना और लॉरेंसिया बाद में लगा दो 3, 1, 2, 4, यानी कि पहले गोंडवाना फिर लॉरेंसिया, ठीक है। गोंडवाना 180 मिलियन पूर्व जो पेंजिया से अलग हुआ, वहीं लॉरेंसिया जो उत्तरी गोलार्ध का भाग है 150 मिलियन वर्ष पूर्व। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित हिमयुग को उसके कालक्रम में व्यवस्थित करना है। कारू, हीरोइन, क्वाटरनरी, क्रायोजेनिक, बताइए दोस्तों। पहले आया हारूनियन आइस एज दोस्तों 2.4 बिलियन वर्ष पूर्व। उसके बाद आया दोस्तों क्रायोजेनिक, यानी कि 2 और 4 किसमें? ए में। ए इज द राइट आंसर। उसके बाद कारू आया 360 से 260। उसके बाद चतुर्थ हिमयुग आया क्वाटरनरी वाला, ये वाला ना 2.6 के आसपास। तो 2413 इज द राइट आंसर। 65 ये रेगिस्तान है, इनको भी उसी क्रम में लगाना, सबसे पुराने से नए। बताइए कौन सा पुराना होगा दोस्तों? मेरे हिसाब से सहारा सबसे पुराना है जो अफ्रीका में है। दो सबसे पुराना है, जिस पर 2 है उसको एलिमिनेट कर लो, ए और सी बचे। सहारा करीब 7 मिलियन वर्ष पूर्व अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन के कारण आया। उसके बाद आया गोबी 3, 5 मिलियन पूर्व तिब्बती पठार के उत्थान के कारण मध्य एशिया में। फिर कालारी कहाँ? 1, 2 और 3, एक किसमें? सी। उसके बाद 4
तो पहले सहारा, फिर गोबी, फिर कालारी, फिर अटाकामा दोस्तों। अटाकामा दोस्तों कब आया? अटाकामा आपका 3 मिलियन वर्ष पूरा है, जो सबसे क्या है, बाद का है दोस्तों। ठीक है, 2 1 3 4, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाओ। निम्नलिखित नदी डेल्टाओं को उनके निर्माण में उसके, यार कितने कालक्रम पूछ रहे हैं ये, कोई बात नहीं, क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पुरानी नील नदी नंबर 1 कहाँ है? हटा दो फिर यार, सब में ही है। उसके बाद आपकी नील के बाद आता है दोस्तों 7000 वर्ष पुराना इतिहास है अफ्रीका की नील नदी का, गंगा ब्रह्मपुत्रा। 3, 1 और 3 किसमें? ए इज द राइट आंसर। उसके बाद आ गया 4 मिसिसिपी, उसके बाद 2 अमेजोन डेल्टा नया है, करीब 1000 वर्ष पुराना, उससे पहले मिसिसिपी है, उसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र, और सबसे पुराना है नील डेल्टा दोस्तों, नील डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 67 पाओ। निम्नलिखित प्रमुख जनजातियां और उनके प्रवासों को उसके कालक्रम में लगाना, सबसे पुराना से नया क्या है? सबसे पहले आर्यन प्रवास किए 1500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया में, यानी कि साउथ एशिया में इंडो यूरोपियन आंदोलन हुआ। उसके बाद बंतु आए दोस्तों 1000 ईसा पूर्व, तो 4 और 1 जिसमें है वो सही है, तो ए ही सही है। उसके बाद 3 आए पोलिनेशियन प्रवास हुआ, उसके बाद मंगोल आए 1200 वर्ष पूर्व चंगेज खान के द्वारा। ठीक है, 4 1 3 और 2, सबसे पुराने से सबसे हाल का दोस्त, सबसे नया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा फसल सीधरी पौधे के रूप में वर्गीकृत है? मक्का, गन्ना, गेहूं, ज्वार, ये सब क्या है? C4 है। गेहूं C3 है, बाकी मक्का गन्ना C4 है। ये क्या है? C4। सीधरी पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे 3 कार्बनिक यौगिक, किसमें? 3 कार्बनिक यौगिक दोस्तों, यानी कि 3 फास्फोग्लिसरेट में स्थिर करते हैं। गेहूं एक सीधरी पौधा है, जिसके विपरीत मक्का, गन्ना और ये सब क्या है? जो उच्च प्रकाश संश्लेषण दक्षता के साथ गर्म शुष्क जलवायु के अनुकूल है। क्योंकि ये C4 है, इसलिए मक्का, गेहूं, ज्वार, गन्ना, ज्वार क्या है? उच्च शुष्क जलवायु के अनुकूल है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में सबसे अधिक जल धारण क्षमता है? किसमें है? चिकनी मिट्टी में। अरे भाई, चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट, भारत में MSP की अवधारणा पहले शुरुआत हुई 1966 और 67 के आसपास। हरित क्रांति के दौर में किसानों का मूल्य आश्वासन प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 66-67 में शुरू किया गया था। इसकी घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग C किसके कहने पर? कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के कहने पर CACP के द्वारा की जाती है, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। फसलों में जिंक की कमी को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जिंक सल्फेट ही तो डालोगे भाई, ZnSO4 जो होता है, ये क्या करता है? जिप्सम कैल्शियम सल्फर जब जुड़ता है तो pH को समायोजित करता है और यूरिया नाइट्रोजन प्रदान करता है दोस्तों। यूरिया नाइट्रोजन जो पूछ रहा है लास्ट वाला। नेक्स्ट, पादप प्रजनन में बैक क्रॉस शब्द का अर्थ है माता पिता के साथ F1 को पार करना। माता पिता के साथ F1 को पार करना, ये ब्रेक क्रॉस शब्द का अर्थ है 72 का बी दोस्तों। ब्रेक क्रॉस में वांछनीय गुणों के बनाए रखने के लिए एक संकर यानी F1 को उसके साथ माता पिता में से एक के साथ पार करना शामिल है। यह अंतर्गत प्रजनन और उत्कृष्ट किस्मों को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है दोस्तों। नेक्स्ट, किन्नू किन 2 साइट्रस प्रजातियों का संकर है? ये आपकी किंग ऑरेंज और बिलो लीफ मैंड्रिन की दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जल कमी वाले क्षेत्रों के लिए सबसे कुशल सिंचाई विधि है दोस्तों? ये आपकी ड्रिप सिंचाई। क्या है? ड्रिप सिंचाई दोस्तों। ड्रिप सिंचाई जो विधि है वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी, डी। नेक्स्ट है 75, कौन सी फसल प्रणाली भूमि समतुल्य अनुपात यानी कि LER को अधिकतम करती है दोस्तों? क्या है? LER को अधिकतम करती है कौन सी? इंटरक्रॉपिंग, बी। कौन सी फसल प्रणाली है जो भूमि समतुल्य यानी कि विच क्रॉपिंग सिस्टम मैक्सिमाइज लैंड इक्विवेलेंट रेशियो? लैंड इक्विवेलेंट रेशियो वो इंटरक्रॉपिंग को क्या करता है? इंटरक्रॉपिंग को एक ही खेत में एक साथ 2 या अधिक फसल उगाने को इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। आमतौर पर जो LER है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो वो क्या होता है दोस्तों? उसकी ओर ले जाता है, क्योंकि यह मोनोक्रॉपिंग की तुलना में स्थान, प्रकाश और पोषक तत्वों का अधिक कुशलता से उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था? दिल्ली।
दिल्ली में करीब 11,297 वर्ग किलोमीटर 2011 के हिसाब से। नंबर 1 पे दिल्ली है। नंबर 2 पे आपका चंडीगढ़ है जिसमें 9,252 है। नंबर 3 पे पौंडीचेरी है जिसमें 2,547। लक्षद्वीप 2,149। ठीक है। दिल्ली में सभी केंद्र शासित प्रदेशों और यहाँ तक कि भारत के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार जिस केंद्र शासित प्रदेश को कुल जनसंख्या सबसे कम थी वह है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जनसंख्या 64,473 थी। दमनदीप की 2.4 लाख, 64,473। दमनदीप की थी दोस्तों कितनी, 2.4 लाख। दादरा नगर हवेली की 3.4 लाख। अंडमान की 3.8 लाख। समझ रहे हैं। नेक्स्ट 78 2011 के अनुसार इनके अनुपात बनाना है, संकेतक और मान। बाल लिंग अनुपात 2012 में 2 से 6 वर्ष का, 0 से 6 वर्ष का 912 है, सही है। शहरी जनसंख्या 29.7% है। जो बाल लिंग अनुपात है 912 नहीं 902 है यार, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो। शहरी जनसंख्या दोस्तों 22 यूपी की बात हो रही है 27%। एक मिनट, कितनी है, 22.27%। साक्षरता दर 67.68%। ये आंकड़े याद रखने वाले हैं। जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के बीच में 20.2 नहीं थी, सब कितनी थी, ये सही है, डी सही है, डी सही है केवल। तो डी सही होने से कोई खास सही नहीं हो रहा क्योंकि इनमें से आंसर ही नहीं डी का, तो डी इज द राइट आंसर। बाल लिंग अनुपात 902 है। शहरी जनसंख्या है 22.27%। साक्षरता दर है 67.68%। जनसंख्या वृद्धि दर है 20.2। 79 पे आ जाओ। जो जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है 2011 की? लक्षद्वीप दोस्तों। लक्षद्वीप की जो लिटरेसी है वो 91.85 है। दिल्ली की है 86.21। चंडीगढ़ की है 86.43 और 85 किसकी, पौंडीचेरी की। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप की है नंबर 1 पे, उसके बाद दिल्ली की, नहीं उसके बाद चंडीगढ़ की, उसके बाद दिल्ली की, उसके बाद पौंडीचेरी की दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के अवरोही क्रम में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का व्यवस्थित करना है। क्या है, पहले सबसे ज़्यादा अवरोही क्रम में बढ़ता क्रम सबसे कम, तो कानपुर नगर की है सबसे कम 66%, 76। उसके बाद लखनऊ की है 77। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर की है, लखनऊ की गौतम बुद्ध नगर की कितनी है 82 और गाजियाबाद की 85। याद रखना गौतम बुद्ध नगर की 82 मिला लो भाई, सी इज द राइट आंसर 4123। 81 पे आ जाओ। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति शब्द का अर्थ है, ठीक है, क्या है, कम वृद्धि के साथ उच्च मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या है, ठहराव प्लस मुद्रास्फीति है, यह गिरते या स्थिर आर्थिक उत्पादन के साथ बढ़ती कीमतों की स्थिति का वर्णन करता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 82 निम्नलिखित में से कौन भारत में छिपी हुई बेरोजगारी की अवधारणा का सबसे अच्छा उदाहरण है? क्या है दोस्तों, यह है आवश्यकता से अधिक श्रमिक जो है कार्यरत हैं विशेष रूप से कृषि में, यानी एक लोग की जरूरत है 2 लोग लगे हुए हैं, इसको कहते हैं छिपी हुई प्रच्छन्न बेरोजगारी। सो ए इज द राइट आंसर। 83 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय राजकोषीय नीति का घटक नहीं माना जाता? यह धन आपूर्ति यानी कि मनी सप्लाई। सार्वजनिक व्यय है, टैक्सेशन है, सार्वजनिक उपचार सब है, बट धन आपूर्ति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ठीक है, कार्य नहीं है। 84 की बात हो रही है। 84 का डी, जनता से जमा स्वीकार करना। 84 का क्या है, डी, जनता से जमा स्वीकार करना। आरबीआई बैंकिंग को विनियमित करता है लेकिन वाणिज्यिक बैंकों की तरह जनता से जमा स्वीकार नहीं करता। सो डी इज द राइट आंसर। बाकी क्या, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य सरकार का बैंकर, विदेशी मुद्रा का विनिमय और मुद्रा जारी करता है दोस्तों। आते हैं 85 क्या है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सरकार के लिए गैर कर राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है दोस्तों? कौन है? गैर कर राजस्व का, नॉन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, यह ब्याज प्राप्तियाँ। 85 का भी है ब्याज प्राप्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, निम्नलिखित में से कौन रेपो दर शब्द का व्याख्या करता है? रेपो रेट वह दर जिस पर बैंक प्रतिभूतियों के बदले आरबीआई से उधार लेता है। किससे? आरबीआई से, जिससे बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है। नेक्स्ट
भारत में समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है। क्या है? यह है वह विकास जो असमानता को कम करता है और सभी वर्गों को लाभ पहुंचाता है दोस्तों। ठीक है, सभी वर्गों को लाभ पहुंचाता है, यह आपका विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसको परिभाषित किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। समावेशी विकास सभी के लिए संसाधन, अवसर और लाभों तक समान पहुंचना सुनिश्चित करता है। 88। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट प्रक्रिया में चरणों का सही कालानुक्रम है? देखो, बजट की प्रस्तुति होती है, संसद में प्रस्तुति होती है आमतौर पर 1 फरवरी को, फिर सामान्य चर्चा होगी नंबर 1, नंबर 2, उसके बाद लेखानुदान, यानी यदि अंतरिम बजट या चुनाव के दौरान है तो लेखानुदान कुछ निकाला जाएगा, वोट ऑन अकाउंट होगा। फिर पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, यानी कि विनियोग विधेयक पारित करेगा। समेकित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक होता है, कुछ पैसा निकालना है। फिर वित्त विधेयक पारित होगा दोस्तों। तो बजट की प्रस्तुति, सामान्य चर्चा, लेखानुदान, विनियोग विधेयक पारित और वित्त विधेयक पारित करना, यानी कि सारे सही हैं। 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। 90 आ जाओ। 89। बजट और आर्थिक नीति के संदर्भ में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? इंपोर्टेंट है। जीएसटी की शुरुआत आपको पता है 2016 में अधिनियमित हुआ और 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। परिणाम बजट 2005 से, परिणाम बजट जो है इंट्रोड्यूस हुआ, आउटकम बजट, परिणाम का मतलब आउटकम बजट आया 2005 से। एफआरबीएम 2003 से, इंपोर्टेंट है, एफआरबीएम 2003 से। और लैंगिक बजट आया 2005 और 6 से, 2005 और 6 से। ठीक है, आंसर इज लगा लो, कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है? भाई एफआरबीएम 2003 में आया, तो सी यही, मैं तो डेट बता रहा था, इससे आप थोड़ा खुश हो जाओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो ना दोस्तों? चलो आपकी मर्जी, करो, अच्छे से करो। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो गंगा मैदान में है। भारत के जो गंगा मैदान में वहाँ पाई जाती है। गंगा यमुना और उनकी सहायक जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके द्वारा जलोढ़ मिट्टी का प्रभुत्व है। यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ और गेहूँ, चावल, गन्ने जैसी फसलों के लिए बहुत उपयुक्त है जलोढ़ मिट्टी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लाल मिट्टी आती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91 पे आ जाओ। भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, बहुत ज़रूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक गलियारा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? यह अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश से गुजरता है। शास्त्रीय नृत्य उनकी शैली है, कथक वाराणसी में होता है, कथक वाराणसी में, कथक भाई उत्तर प्रदेश का इसलिए वाराणसी में। छऊ बुंदेलखंड में नहीं, छऊ यूपी का मूल निवासी नहीं है, यह पूर्वी भारत यानी कि झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में संबंधित है छऊ। ठीक है, और जो कथक है लखनऊ और वाराणसी घराने से भी है। वहीं नौटंकी ब्रज क्षेत्र का मामला है, यहाँ पे लोक नाट्य शैली में किया जाता है, इसलिए 1 और 3 हो गए सही, आंसर हो गया सी। समझ रहे हैं? अब आओ 93 पे आपका पॉलिटी का सेक्शन। उच्च न्यायालय की तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही, उनको ही नियुक्ति तदर्थ न्यायाधीश के रूप में की जा सकती है। ओनली रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड एड हॉक जजेज। तदर्थ न्यायाधीश अपने कार्यकाल के समय के मामले को सुनवाई नहीं कर सकते। ये बात सही है दोस्तों। क्या है? सही है क्या? नहीं, 93 में दोनों ही गलत हैं, डी, दोनों ही गलत हैं, क्योंकि तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 224A, 224A, उसके तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राष्ट्रपति की मंजूरी, यानी कि जो सेवानिवृत्त हैं, जो रिटायर्ड हो गए, न्यायाधीश की सहमति के साथ अस्थायी रूप से सेवा करने के लिए उच्च न्यायालय, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजों को नहीं लाया जा सकता। सो पहला तो इसलिए भी गलत हो जाता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की अनुमति दी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, इसलिए पहला गलत। तदर्थ न्यायाधीश अपने कार्यकाल के समय के मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते, ऐसी कोई शर्त नहीं रखी हुई है, ना ऐसा कोई मामला नहीं है, कर सकते हैं। यहाँ केवल यही प्रावधान है कि तदर्थ न्यायाधीश 5 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। कितने? 5 ईयर्स। तो इस मामले की भी सुनवाई कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 94। संविधान के लागू होने से लेकर अभी तक किसी भी राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण नहीं दिया है। दूसरा, संसद के किसी एक सदन में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रावधान नहीं है। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनना है आपको दोस्तों। 94 का ए है, कथन 1 सही है, गलत दूसरा गलत हो गया दोस्तों। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 86A की बात करें, 86(1) की बात करें, तो राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में अभिभाषण कर सकता है।
हालांकि संविधान के लागू होने से लेकर अभी तक किसी भी राष्ट्रपति ने इस प्रावधान को तहत अभिभाषण नहीं किया है, सो इसलिए पहला सही और दूसरा गलत। नेक्स्ट, लोक अदालतों के निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि CVC 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से बाध्य नहीं है। जो लोक अदालतों की बात हो रही है दोस्तों, क्या है 95 की बात हो रही है दोस्तों। इसका कथन एक और दोनों सही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। देखो, लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। इसे विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 97 यानी कि जो नालसा है, 97 में आया था नालसा, उसके तहत जो है सांविधिक दर्जा मिला है इसको। लोक अदालतें सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से बाध्य नहीं है, ये बात भी सही है। इसलिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं लोक अदालतों को। इसका निर्णय अंतिम है और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है, ये बाइंडिंग भी है इसका नेचर जो है। इसके निर्णयों के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। दोनों सही हैं, लेकिन स्पष्टीकरण बखूबी नहीं है इनका। भारतीय संविधान की 30वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस के लिए शपथ और प्रतिज्ञान का प्रावधान नहीं है दोस्तों? बताइए। विधानमंडल का सदस्य, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री। तो ये राज्य के राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए प्रावधान नहीं है। 30वीं अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए शपथ का प्रतिज्ञान का प्रावधान नहीं है। 30वीं अनुसूची में दोस्तों संघ के मंत्री, संसद के लिए चुनाव हेतु उम्मीदवार, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, भारत के मुख्य न्यायाधीश, कैग, राज्य के विधानमंडल के लिए चुनाव हेतु उम्मीदवार, ये सब हैं। किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में इसमें हाईकोर्ट के न्यायाधीश, राष्ट्रपति और राज्यपाल नहीं है। 97 पर जाओ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्या है? सेवा मतदाता, इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात मतदाता, प्रिवेंशन डिटेंशन के अधीन वोट देने योग्य व्यक्ति, उपयुक्त में से कौन डाक द्वारा मतदान करने के पात्र हैं? ये सारे ही हैं दोस्तों। जो सेवा यानी कि जो सर्विस पर्सनल हैं, इलेक्शन ड्यूटी में दे रहे हैं, पर्सन्स एलिजिबल टू वोट फॉर प्रिवेंटिव डिफेक्ट हैं, ये भी। तो तीनों ही क्या हैं? डाक से वोट दे सकते हैं। इलेक्शन ड्यूटी वाले, विशेष मतदाता, सेवा मतदाता, जो भी हैं, ठीक है। निम्नलिखित समितियों पर विचार करना है। लोक लेखा समिति, राज्यसभा का विशेषाधिकार, लोकसभा का विशेषाधिकार समिति, संसदीय राज्यसभा समिति। उनकी सदस्य संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है उसको, किसमें सबसे ज़्यादा है। देखो, लोक लेखा समिति की बात करूं, ठीक है, उसमें 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। किसमें? लोक लेखा समिति में 22। वहीं बात करूं राज्यसभा का विशेषाधिकार वाली में 10, लोकसभा की विशेषाधिकार वाली में 15, संसदीय राजभाषा समिति में होते हैं दोस्तों 30, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। सबसे ज़्यादा हो गया इसमें संसदीय राजभाषा समिति में 30 होते हैं, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। आंसर हो गया क्या? अरे यार पूछा उनकी बढ़ते क्रम में। सबसे कम हो गई राज्यसभा में 2, 3, 1, 4, उसके बाद लोकसभा में फिर 1 लोक लेखा और लास्ट में आ गया 4। अब आते हैं 99। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की नेतृत्व वाली समिति ने एक देश एक चुनाव की सिफारिश की। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अथवा रिपोर्ट एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश से संबंधित है? सबको पता होगा दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं है। क्यों? एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश रिपोर्ट्स भारत के विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट 1999, संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए 2002, संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट 2015, 2017 में नीति आयोग का वर्किंग पेपर, ये रिपोर्ट्स और आयोग हैं जो इनमें से एक भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में भारतीय संविधान के भाग 15 संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित है। यह एक संवैधानिक निकाय है, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। संघ लोक सेवा आयोग की बात हो रही है। राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी आदेश के माध्यम से इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, बात सही है। नॉट एबॉलिश्ड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कथन असत्य पूछ रहा है। तो भाई मैं बात करूं भारत के संविधान के भाग 15 में नहीं 14 में है। भाग 14 अनुच्छेद 308 से 23 तक संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 315 स्पष्ट रूप से यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है दोस्तों। तो आंसर हो गया आपका 1, दोनों सही है, नीचे वाले वो गलत हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप पढ़ते हैं 101, क्या है? लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्या है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा का निर्णय इसमें अंतिम होगा, बात सही है।
एक सांसद जो है एमपी जिसे बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद अगर अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा देता है तो वह दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत अयोग्य होगा दोस्तों। नहीं, गलत हो गया दोस्तों, वो दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत अयोग्य नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल देखो जो धन विधेयक है वो आर्टिकल 110(3) में दिया गया है कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। अध्यक्ष का निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इससे ये कथन सही हो गया। दूसरी चीज़, एक बार निर्वाचित होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष से तटस्थ और निष्पक्ष तरीके से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। भले ही अध्यक्ष अपनी राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा दे दे, लेकिन वह अपना पद खाली नहीं करता है। वही 10वीं जो अनुसूची है दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत, उसको अयोग्यता से छूट प्रदान है दोस्तों। तो दूसरा गलत होगा, पहला सही आंसर इज ए। नेक्स्ट आ जाओ 102। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। हर राज्य का अलग उच्च न्यायालय होता है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। ऐसा हर जगह प्रभावी नहीं है, क्योंकि कई राज्यों में क्या है, कई यूनियन टेरिटरीज के जो न्यायालय हैं, जैसे कि पूर्वोत्तर में असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी उच्च न्यायालय को साझा करते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो आर्टिकल वो आंसर ए इज द राइट आंसर। अब आ जाओ 103। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कोई मंत्री या कोई निजी सदस्य साधारण विधेयक प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का साधारण विधेयक को 14 दिनों के भीतर पारित करना होगा, अन्यथा उसे पारित मान लिया जाएगा। दोस्तों साधारण विधेयक के बारे में बात नहीं है दोस्तों, वो मनी बिल के बारे में है। तो धन विधेयक होगा वो 14 दिन के अंदर 110 में आर्टिकल 110 के तहत पास करना होगा। तो ये सही है, यानी कि साधारण विधेयक को कोई भी प्रस्तुत कर सकता है। उसको जो ऑर्डिनरी बिल है उसको प्राइवेट मेंबर या मिनिस्टर कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो ये सही है, ए इज द राइट आंसर, यानी कि ए सही हो गया। और सेकंड आपका मनी बिल के रिगार्डिंग है तो गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 का बी देखते हैं क्या है। बी आंसर है वैसे तो इसमें। निम्नलिखित में से किस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करती? देखो जो अपॉइंटमेंट कमेटी है उसकी करते हैं। संसदीय मामलों की जो समिति होती है, संसदीय मामलों की जो पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी होती है, उसकी जो प्रकृति है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए उसकी समितियाँ कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। आर्थिक मामलों की समिति और राजनीतिक को कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो संसदीय मामलों की समिति को संसद वाले देखते हैं, इसलिए आंसर इज बी। नेक्स्ट आ जाओ 105 पे क्या है। अनुसूची में निम्नलिखित अधिकारियों की वरीयता के क्रम में, यानी कि उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में उनके प्रेसिडेंस के हिसाब से लगाना है। क्या है? देखो सही उत्तर का चयन करना है। सबसे बड़ा कौन होता है? अपने राज्य में राज्यपाल, उसके बाद उपराष्ट्रपति, ठीक है मैं बताता हूँ, उसके बाद प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, फिर पूर्व राष्ट्रपति, फिर मुख्य न्यायाधीश, फिर भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री। ठीक है, सबसे जो बड़े हैं वो कौन से हो गए? वो हो गए राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, इस तरीके से, फिर मुख्य न्यायाधीश, फिर भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, इस तरीके से। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राज्यसभा, लोकसभा विपक्ष का नेता। वही 7 ए पे भारत का रत्न का धारक, जो भारत का रत्न धारक होगा वो 7 ए पे होगा, यानी कि इनमें सब में तीसरे लास्ट पे आएगा, तीसरा। तो सबसे पहले हो गया 4, यानी कि अपने राज्य में राज्यपाल, उसके बाद हो गया पूर्व राष्ट्रपति, राज्यपाल के बाद पूर्व राष्ट्रपति पहुंच जाता है, फिर मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय है वो पूर्व राष्ट्रपति से क्या छोटा होता है। 4 1 2 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 क्या है? ठीक है, अब आते हैं 106 पे क्या है। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता, बात सही है। लोकसभा की अवधि किसी भी स्थिति में 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती, ये गलत हो गया। उसने कौन सा कथन असत्य है? तो बी इज द असत्य। देखो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, एक सत्य है, क्योंकि राज्यसभा दोस्तों एक स्थायी सदन है। लेकिन लोकसभा की जो अवधि है 5 वर्ष से सामान्यतः 5 वर्ष होती है, लेकिन अधिकतम अगर उसको राष्ट्र आपातकाल लग गया है या इमरजेंसी है तो 1 साल के लिए अधिकतम बढ़ाया जा सकता है, इसलिए जो है ऐसा नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे क्या है। एक सांसद किसी प्रकार अधिकृत निगम में लाभ के पद पर कार्य करता पाया जाता है, ऐसे में उसकी इस निर्णयता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेगा? दोस्तों यह राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा, किंतु निर्वाचन आयोग की सलाह के तहत। दोस्तों 107 का बी हो गया आपका। यदि कोई सांसद लाभ के पद पर कार्य करता पाया जाता है तो उसकी सदस्यता की अयोग्यता के मामले में निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। कौन? राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि प्रेसिडेंट है वो लेंगे दोस्तों। लेकिन इस निर्णय से पहले निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को सलाह देता है और राष्ट्रपति को इस मामले में निर्वाचन आयोग की सलाह का पालन करना होता है। दोस्तों यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 में निहित है।
वहीं नेक्स्ट आते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र रेन शैडो एरिया में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं होता है दोस्तों? ये आपका सी, हिमालय की तराई, ये वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र आते हैं, तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र और विदर्भ भी आता है दोस्तों। तो प्रभावित होने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? जो रेन शैडो एरिया में आते हैं वह पश्चिमी घाट का पूर्वी क्षेत्र, तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र और विदर्भ, ठीक है, ये प्रभावित होते हैं। 109 पे आ जाओ, क्या है? निम्नलिखित स्थलाकृतियों को उनके निर्माण के सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। कौन सा है? देखो, सबसे पहले हुई दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ बेसाल्ट लावा से, ठीक है, उसके बाद हिमालय का निर्माण, उसके बाद कश्मीर घाटी का निर्माण। तो 132 इज द राइट आंसर, 132 इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या है? निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है, कितनी नदियों का उद्गम पूर्वी घाट से नहीं है? याद रखना, नहीं है, ये क्वेश्चन कई बार आते हैं। पूर्वी घाट की बात हो रही है, ब्राह्मणी, सुवर्णरेखा, वंशधारा दोस्तों। कौन सी? केवल 2 नदियों जिनका नहीं है। देखो, ब्राह्मणी और सुवर्णरेखा दोस्तों नदी का उद्गम रांची का जो पठार है झारखंड में, रांची के पठार से होता है, जबकि वंशधारा का उद्गम पूर्वी घाट से होता है। सो सॉरी 1 और 2 गलत होने की वजह से ब्राह्मणी और सुवर्णरेखा जो रांची पठार से है, इसलिए क्या हो गया इसका 2, दोनों नदियाँ। नदी और जल प्रपात के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। दूध सागर मांडवी पे है, ये गलत हो गया, और दुग्ध धारा ये नर्मदा पे है, देवधारा किस पे है? हसदेव पे है, शरावती पर जोग प्रपात है। सो सारी गलत हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में रेगुर मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय से हुआ है। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी है, तो आंसर इज सी, 1 और 2 इज द राइट आंसर। जब मिट्टी जल के साथ बहने लग जाती है तो इसे रेल अपरदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेल अपरदन। जब मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियां बन जाती हैं उसे अवनल का अपरदन कहा जाता है। उल्टा है दोस्तों एक दूसरे का। सो नाउ डी इज द राइट आंसर। जो सीट इरोजन होता है जब मिट्टी जल के साथ बहने लग जाती है। रेल होता है जब मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियाँ बन जाती हैं। जब रेल अपरदन की नालियाँ बड़ी एवं विस्तृत हो जाती हैं, ठीक है, तो ये क्या है? सीट इरोजन की बात हो रही है। नेक्स्ट आ जाओ, 114 पे। निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में से किसकी तटरेखा की लंबाई सबसे कम है? पुडुचेरी की दोस्तों। पुडुचेरी की बात करें तो इसकी कुल 30.6 किलोमीटर है, सॉरी 30.6। गुजरात की सबसे ज़्यादा है 1214, उसके बाद महाराष्ट्र की है, ठीक है। तो इनमें क्या है? पुडुचेरी की सबसे कम है। नेक्स्ट बात करते हैं 115, क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गोविंद सागर झील सतलज नदी पर स्थित है। कोलेरू झील कृष्णा नदी पर है दोस्तों। क्या नहीं, गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में सतलज पर है, जबकि कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। और किस पे? गोदावरी एवं कृष्णा के द्वाब पर। गोदावरी और कृष्णा के द्वाब पर। सेकंड गलत हो गया, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 116 पे। क्या है 116? फर्टिगेशन विधि के संबंध में क्या है? 116 की बात करते हैं। इस विधि से जल में आवश्यकता अनुसार रसायन मिलाकर उसकी क्षारीयता को नियंत्रण किया जा सकता है। इस विधि में मुख्यतः नाइट्रोजनी, पोटास आदि जल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग होता है दोस्तों। 116 की बात हो रही है। सुनाओ सी, यानी कि दोनों ही सही हैं। उपयुक्त में कथन दोनों सही हैं। जो फर्टिगेशन विधि है इसमें जल में आवश्यक अनुसार रसायन मिलाकर उसकी क्षारीयता का नियंत्रण किया जा सकता है। 117 पे आते हैं। निम्नलिखित फसलों पर विचार करें। बाजरा, मूंगफली, तंबाकू कौन सी खरीफ फसलें हैं? तीनों उपयुक्त सभी। 118 पे आ जाऊँ। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला में 18वीं रिपोर्ट है। वर्तमान आकलन के अनुसार कुल वन और वृक्ष आवरण यानी कि 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है दोस्तों। कौन सा सही है? 118 में बात करें तो सी, यानी कि दोनों ही सही है दोस्तों। नेक्स्ट, INS तुसील के संदर्भ में विचार करना है। रूस निर्मित गाइडेड मिसाइल है ये। INS तुसील का औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में 9 दिसंबर 2024 को शामिल किया गया। तुसील 30 नॉट प्रति घंटे की गति से चलता है। गति भी याद रखना आजकल डिफेंस में, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी। कथन कौन से सही है दोस्तों? दोनों ही सही है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ये क्या है? राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट आ जाओ 120 पे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि की दृष्टि से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन सा है? यह सबसे पहले छत्तीसगढ़ यानी कि 3, उसके बाद है दोस्तों
उत्तर प्रदेश, ऐसा क्या? देखो छत्तीसगढ़ 684 है, उत्तर प्रदेश 559, उड़ीसा 559, उसके बाद है राजस्थान। तो लगा लो 3142 आंसर है। सूची को मिलाना है, सीरिया और इनकी बात हो रही है। करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सीरिया का कौन है, ईरान का कौन है, आपको पता है। मैक्सिको का कौन है, देखो मैक्सिको का है क्लाउडियो शिनबाउम, डी पे क्या हो गया 1, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, ठीक है। सीरिया का कौन है, अहमद अल सरफा, ए पे 4 हो गया, तो आंसर बी हो गया, ये एलिमिनेट हो रहे हैं। नेक्स्ट, पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी इसे LAC बोला गया है। अप्रैल 2020 में शुरू हुई सैन्य टकराव के सुलझाने के पश्चात सीमा विवाद के स्थायी समाधान के लिए विशेष प्रतिनिधि स्तर के वार्ता को 23वीं और 5 वर्ष के बाद उन्हें 8 दिसंबर 2024 को कहाँ संपन्न हुई दोस्तों, बीजिंग चीन में। कहाँ पर, बीजिंग चीन में, ठीक है, 23 अक्टूबर 2024 को। 123 की बात कर रहे हैं हम। ये कुछ चर्चा में रहे रिफ्यूजी कैंप उनके देश हैं, इंपोर्टेंट उसका है। देखो काकुमा कहाँ है, केन्या में। जातारी कहाँ है, जॉर्डन में। 2 और 1 हो गए। कट्टू पालोंग कहाँ है, ये सूडान में। और रकूबा कहाँ है, बांग्लादेश में। तो 2 1 3 4 इधर राइट आंसर। नहीं गलत हो गया। जो कट्टू पालोंग है दोस्तों ये बांग्लादेश में है, काकुमा केन्या में, जातरा जॉर्डन में, और कट्टू पालोंग हो गया बांग्लादेश में, और रकूबा हो गया सूडान में। जो काकुमा शरणार्थी शिविर है वो पश्चिमी केन्या में स्थित है, जहाँ 2,01,000 से ज़्यादा शरणार्थी हैं। वहीं ज्वातरी जो है वो जॉर्डन में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी। नेक्स्ट 124 की बात करें, क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने किसानों के लिए जमानत मुक्त ऋण राशि को 1.6 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा की, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो गया, 2 लाख रुपए। कितनी, 2 लाख। हाल ही में खबरों में रहे प्रमुख व्यक्तियों के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? हिंद की प्रसिद्ध लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 2024 को सरस्वती सम्मान दिया गया, ये क्या है, सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। संजय मल्होत्रा जो है भारतीय के लिए, ये सही है, ये सही नहीं। कौन देश को वासु वेणु की डायरी, ये सही नहीं है। इनको व्यास सम्मान मिला है इसलिए सही नहीं है। मैं थोड़ा देख रहा था क्यों सरस्वती सम्मान नहीं मिला, ठीक है। देखो ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो UPPCS में नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन, हाँ उसमें आते हैं, देखना चाहो आप देख सकते हो, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलो मैं करा देता हूँ कुछ क्वेश्चन ना, आओ थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ये कह रहे हैं श्रृंखला में लुप्त संख्या की याद कर रहे हैं, 3 9 27 81 70 729, सबको पता है। 3 का उसकी बात हो रही है, किसका, वर्ग। 3 × 9 9 3 27 दिया, 9 ऐसे करके ना, 27 दिया 81 दिया 243, तो ये आ गया 243, यानी कि 3 को 81 से मल्टीपल किया, फिर 243 को 3 से मल्टीपल किया, ओके। अब एक दुकानदार एक वस्तु पर लागत मूल्य से 25 अधिक मूल्य अंकित करता है। लागत मूल्य मतलब भाई CP, यानी कि कह रहा है इंग्लिश में पढ़ लिया और कॉस्ट प्राइस। CP से कितना मूल्य अंकित करता है, 25 रुपये अधिक, यानी कि CP को अगर 100 मान लिया जाए तो वो 125 रखता है, ठीक है। यदि वह 20% की छूट देता है, यानी कि वो 20% की छूट भी दे रहा है, कितनी, 20% की छूट, तो 20% की छूट दे रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा भाई? जो छूट देगा वो किस पे देगा, SP पे, सेलिंग प्राइस पे। तो वो क्या हो गया, जो मार्केट प्राइस है उसका 20%, ठीक है, मार्केट प्राइस है उसका 20% हो गया, ठीक है। तो उसका 125 रुपये, 20% की उसने छूट दे दी, तो 20/5 5 हो गया, तो कितना आ गया 25, अरे 1/5 आ गया ना, 1/5 20/100 1/5, इसको मल्टीपल कर दो तो ये हो गया 5 दूनी 10 25 25 रुपये। 125 में से 25 गया, 100 रुपये बचे, कितना आ गया 100 रुपये। लाभ उसका कितना है 100 रुपये, 100 मतलब 0 रुपये। तो ये कह रहे हैं उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो भाई लाभ परसेंट, लाभ इंटू अपन 700 टू 0, तो 0% आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0%। लाभ तो 0% दिख रहा है, नहीं यार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो ये आंसर 0 ही आएगा इसका, जैसे हम बात कर रहे थे, क्योंकि अगर आप निकालेंगे तो उस हिसाब से वही हो जाएगा, यानी कि 125 वो उसका CP हो जाएगा, फिर MP हो जाएगा, यानी कि जो मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो 125 में से अगर SP निकालोगे, यानी कि सेलिंग प्राइस, वो 100 आ जाएगा,
और लाभ करोगे SP माइनस CP यानी कि 100 माइनस 100 जीरो, तो जीरो है तो जीरो, लाइफ तो 0%। क्वेश्चन नंबर 120 पे आ जाओ अब। ठीक है, क्या है, एक नाव धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर प्रति घंटे 36 किलोमीटर की यात्रा करने में 3 घंटे लेती है, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे, और धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में 4 घंटे लगाते हैं। तो स्थिर जल में नाव की गति क्या है दोस्तों? देखो मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहीं 12 है, तो ये हो गया 12 किलोमीटर अगर धारा के अनुकूल जा रही है तो। और विपरीत की बात करूँ तो उसी समय कितने घंटे ले रही है? 9। कितनी ले रही है? 9। दोनों को जोड़ दो, 12 9 21, 21/2 आ गया। नहीं यार एक मिनट, 9 यानी कि 4 36/4 9 आ गया। अब 9 को आप क्या करेंगे? डिवाइड कर दो दोनों को 2 से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10.5 आना चाहिए यार, आंसर कैसे गड़बड़ हो रहा है? ठीक है, तो ये 10 आ गया, क्या 21 के आसपास आएगा ना, तो 10.5 आ गया। तो देख लो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 129। एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है B उसे 12 दिनों में। यदि वो साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? दोनों का एलसीएम लो, 8 12 का कितना आ जाएगा? आपको सबको पता है एलसीएम आ जाएगा 24। 8 3 और 12 2, 5 दिन में, 24/5 कर दो, 4.8 दिन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 की बात कर लेते हैं। क्या है 130 क्या है? किसी निश्चित कोड को रेंज को सजोत लिखा जाता है, क्लाउड को कैसे लिखा जाएगा? देखो RSA उल्टा गया ना, एक में से एक घटाया तो Z, ऐसे करके IJN में से एक घटाया तो O। उसी तरीके से आपको C का क्या आ जाएगा? C का D आ जाएगा, और L का क्या आ जाएगा? C का D और L का K, माइनस से करेंगे तो ना, तो C का D L का K, तो D के इसमें या D के इसमें, D के A इज द राइट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट, एक निश्चित कोड को टेबल और ऐसे टेबल को लिखा जाता है जिसमें और चेयर को कैसे लिखा जाएगा? 131 की बात हो रही है, T का U है, देख रहे हैं, और A का Z सेम है, उल्टा ही है, वैसे ही कर लो आप इसको। इसमें आ जाएगा DGB JS इज द राइट आंसर। ठीक है, अब 132 पे आ जाओ। क्या है 132? देखो सिंपल क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, मैं यहाँ बनाता हूँ, ये है व्यक्ति 5 किलोमीटर उत्तर की चला यानी कि नॉर्थ में, ऐसे बना लो, नॉर्थ में चला। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है, यहाँ से दायां मुड़ा। ठीक है, और 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है, यहाँ आ गया तो यहाँ से यहाँ मुड़ा, और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? तो अब इस वाली दिशा में आ गया दोस्तों। कौन सी दिशा होगी? ये वाली, आपको पता होगा, बताइए आंसर, कौन सी दिशा होगी? 3 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है, और फिर दाएं ओर मुड़ता है, 3 फिर से दाएं ओर मुड़ता है, और 5 किलोमीटर चलता है। अब व्यक्ति शुरुआत से यहाँ से देखा जाए तो कहाँ है? पूर्व दिशा में। गॉट इट। 5 दोस्त हैं, अंकित भावेश चेतन दीपक और ईशान पंक्ति में बैठे हैं। अंकित भावेश के बाईं ओर है, समझ रहे हैं आप? अंकित भावेश के बाईं ओर है, लेकिन दीपक के दाईं ओर है। चेतन एक छोर पर है, ईशान भावेश के तुरंत दाईं ओर है। तो ये कह रहे हैं बीच में कौन बैठा है? क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इंपॉर्टेंट है। 5 दोस्त हैं तो अंकित भावेश, और ये कह रहे हैं अंकित जो है भावेश के बाईं ओर है। ठीक है, कहाँ है? बाईं ओर, लेकिन ठीक है, अब सुनो, चेतन एक छोर पे दोस्तों, तो चेतन को 2 बनेंगे, एक यहाँ हो गया, इस छोर पे मान लो, या इस पे मान लो, या तो लास्ट में होगा इस पे, यानी कि एक ये इसका एजम्पशन है, एक वाला और ये 2 वाला, या तो चेतन इधर है या चेतन इधर है। ठीक है, ईशान भावेश के कह रहा है चेतन एक छोर पर, ईशान भावेश के तुरंत दाईं ओर है। ईशान भावेश के क्या है? तुरंत, यानी कि ठीक दाईं ओर है, यानी कि भावेश और ईशान ऐसे होंगे। ठीक है, कि ये तुरंत दाईं ओर है। ठीक है, ये हो गया। अंकित जो है भावेश के बाईं ओर है, कहाँ है? लेकिन दीपक के दाईं ओर है, तो क्या हो गया? दीपक के दाईं ओर है अंकित, तो ये हो गया दीपक यहाँ हो गया और अंकित यहाँ हो गया, क्योंकि अंकित जो भावेश के क्या हो गया? भावेश के बाईं ओर आ गया और दीपक के दाईं ओर आ गया। समझ रहे हैं? तो ये हो गया चेतन, या तो ये होगा चेतन दीपक अंकित भावेश और ईशान, मध्य में आपका अंकित आ गया दोस्तों। अरे और भी निकाले ना उस हिसाब से, तो वो अंकित ही आएगा। ठीक है, अंकित, ए इज द राइट आंसर। वृक्ष जंगल से, तारा किससे? तारा आकाशगंगा से, सो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135 पे आ जाओ। 6 व्यक्ति ABCDE केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं, ये वृत्त बना लो। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, A B और C के बीच में। ए जो है किसके? ए जो है B और C के बीच में। घड़ी की दिशा में बात कर रहा है, मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। ठीक है, ऐसे। ठीक, दूसरा D जो है A के विपरीत है, D को गया A के विपरीत, तो यहाँ मान लेता हूँ मैं, चलो
ठीक है। डी के विपरीत ई डी के बाईं ओर है, ई जो है कहाँ है, डी के बाईं ओर है, ई जो है डी के बाईं ओर, तो ये क्या हो गया बाईं ओर, यहाँ ई होगा, ई डी के बाईं ओर हो गया, ठीक है। उसके बाद एफ बी के बगल में है, एफ बी के बगल में नहीं है, तो एफ यहाँ बगल में नहीं है तो यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ हो सकता है। एफ जो है बी के बगल में नहीं है, इसलिए एफ को बी से दूर रखें, ठीक है। घड़ी की दिशा में चलते हुए देखेंगे तो बी ए सी एफ डी ई बनेगा। तो कह रहा है सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, भाई सी के ठीक दाईं ओर देखा जाए तो एफ बैठा है, ऐसे बना लेना आप। 2 से 3 बजे के बीच किस समय एक घड़ी की सुई एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होगी, कौन सा, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, ठीक है। एक आदमी एक महिला को, एक आदमी है, ये आदमी बना दिया मैंने, एक महिला यानी कि वुमेन को अपने पिता की इकलौती बहन की बेटी के रूप में पेश करता है। महिला को उस आदमी से क्या संबंध है, भाई बहुत सिंपल है, क्या है उसका जो पिता, कह रहा है कि एक आदमी एक महिला को, ये जो महिला है अपने पिता की यानी उसका जो पिता है फादर, इकलौती बहन के रूप में, अपने पिता की इकलौती ये क्या है बहन भाई हैं के रूप में पेश करता है। महिला का उस आदमी से क्या संबंध है, महिला का, एक आदमी एक महिला को अपने पिता की इकलौती बहन के बेटी के, बहन की सॉरी इसकी जो बहन की बेटी है, ये फिर चचेरी बहन हो गई यार, ये दोनों भाई बहन होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समूह को एक व्रत के अंदर दूसरे व्रत के साथ वन आरेख द्वारा सबसे अच्छे ढंग से दर्शाया जा सकता है, सबसे अच्छे ढंग से दर्शाया जा सकता है पुरुष पिता को दोस्तों, ठीक है। क्यों, पुरुष जो है एक व्रत के अंदर दूसरा व्रत बन जाएगा पुरुष पिता। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 2008 दोस्तों लीप वर्ष है, उसमें 366 दिन होंगे, तो 366 को 7 से डिवाइड कर दो, 52 सप्ते हो गए प्लस 2 दिन, इसलिए 2 दिन आगे बढ़ जाएगा, तो मंगलवार में 2 दिन जोड़ दो, मंगलवार में 2 दिन जोड़ो, मंगल बुध बृहस्पति, बृहस्पति बढ़ेगा नहीं गुरुवार, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 140, ये ROR वाला था, हमने इसको UPPCS में सैमलेट किया दोस्तों। अब क्या है, कथन कह रहा है सभी पेन, देखो सभी पेन क्या है, किताब है, सभी पेन क्या है, किताब, बुक्स मान लेता हूँ, ये बुक किताब। फिर कह रहे हैं कुछ किताबें, सभी पेन क्या हैं, किताबें, कुछ किताबें क्या हैं, एक मिनट, कुछ किताबें वो दोस्तों कागज़ हैं, कुछ किताबें क्या हैं, कागज़ हैं, कुछ किताबें कागज़ हैं, कुछ पेन कागज़ हैं, कुछ पेन कागज़ हैं, नहीं कुछ पेन कागज़ नहीं है, पहला गलत हो गया। सभी किताबें पेन हैं, सभी किताबें पेन है, गलत है, क्योंकि निष्कर्ष जो है एक का उल्टा हो जाएगा, सभी किताबें पेन नहीं है, तो आंसर इसे हो गया डी, ना तो एक ना ही दो, डी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों ये आपके 140 क्वेश्चंस थे जीएस के, और इसमें कुछ रीजनिंग का भी पार्ट था जो आपके सीसेट के पर्पज़ से कराया गया, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बखूबी बहुत अच्छे से बनाए गए, जीएस वर्ल्ड के क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है, खासकर UPPCS जो 12 अक्टूबर को होने वाला है, तो इसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस यार कहाँ बनते हैं, जीएस वर्ल्ड में बनाया गया है, आप अपना एवेल्यूशन कीजिए ना, एनालिसिस कीजिए, आपको पता चलेगा एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो जो 12 अक्टूबर को आपका एग्जाम होने वाला है UPPCS का, उसकी तैयारी में जो लोग हैं अभी से लग जाओ, अच्छे से गहनता करो, अपना मूल्यांकन करो, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं, इस पर चर्चा करते रहो दोस्तों, ठीक है। सो थैंक यू फॉर बीइंग इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट दोस्तों। सबसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दें प्लीज़, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।